First of all, I want to welcome all the Shalinis present. Thank you, Shalinis, for joining. And I want to welcome Mr. Atul Bhatnagar for joining the session today and giving his precious time to us. Welcome, sir. As an introduction, Mr. Atul Bhatnagar is a former COO of NSDC. He left in November 2015 and found his inner calling to become an advisor to startups and non-profit organizations in the field of skill development, education, renewable energy, and etc. He is currently associated with Pan IIT Alumni Reach for India, Skill Blue College Workers, Sammoksha, Empowering Lives, Catalyzing Development in Villages, Sarthak Educational Trust, Empowering Differentially Abled, and IIMC Innovation Park, mentoring startups. His corporate career was primarily as a banker, with over 2 decades of experience in global banking business. He has worked in 3 major international banks, Citibank in India, HSBC in Dubai, and Barclays in Kenya. During his stint in Barclays, Kenya, Mr. Atul won the Male Diversity Champion Award, picked from among 1,500 nominees from the bank global pool. He also bagged an award for the best COO in Africa. He helped his bank bag the Best ID Bank award given by Business Journal Africa, which also featured him on the cover of their July 2011 issue. Mr. Atul is a mechanical engineer by profession from IIT Kanpur in 1985 batch. He did his MBA in Marketing and Finance from IIM Calcutta in 1989. After spending nearly a decade and a half outside India, Mr. Atul found his home calling where committing himself into nation building. Thank you so much, sir, for giving us your time. And now I invite you to give your words of wisdom to the Shalinis. Thank you, शिवांगी, and आप सबको नमस्ते. मैं यहाँ का चीफ स्पीकर नहीं हूँ. आपकी वजह से आज मुझे ये मौका मिल रहा है, तो थैंक्स टू यू कि आप लोगों ने टाइम निकाला और आप इतने बड़ी तादाद में आज सब लोग आए हैं. मैं देख रहा हूँ 75 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी हैं और फेसबुक पे भी लोग जाएंगे तो देखेंगे. जितनी भी शालिनीज हैं उनके बारे में मुझे बहुत अच्छी खबरें मिलती हैं, बहुत अच्छा उनका बड़ी प्रशंसा मिलती है. मेरे भाई साहब हैं दीपक भटनागर, उन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि तुम जरा शालिनीज के साथ इस मामले में बात करो, स्किल डेवलपमेंट के बारे में करता हूँ, तो ये मेरा बहुत सौभाग्य है. तो मैं आज बात करता हूँ हुनर है तो कदर है. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि व्हेन यू हैव अ स्किल यू हैव रिस्पेक्ट. और स्किल वैसे तो कहा जाए कि एजुकेशन के साथ ही कहना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ कुछ इंडिया में ये कुछ एक मतलब कहते हैं कभी अभाव था हमारे एजुकेशन में कि हमारा एजुकेशन बड़ा थ्योरेटिकल था, उसमें प्रैक्टिकल सिचुएशन बहुत कम थी. अब स्किल होना क्यों जरूरी है? तो आप लोगों ने सुना होगा अबाउट स्किल इंडिया मिशन, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका आह्वान किया था. तब वो पहली बार पावर में आए थे 2014 में. मैं उससे पहले ही एनएसडीसी में था. तो एनएसडीसी का फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. ना इसका मकसद क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का मकसद है कि हम लोग स्किल डेवलपमेंट का एक ऐसा वातावरण क्रिएट करें इंडिया के अंदर जहाँ पे जब मतलब हर लोग तो ग्रेजुएट बन नहीं सकते और ना ही बनना चाहिए वेरी फ्रैंकली, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जहाँ पे स्किल आपका बहुत जरूरी है. एजुकेशन ठीक है कीजिए, लेकिन स्किल से आपको पहले कमाइए और जितना कमाएंगे फिर उसको थोड़ा अपने उसमें और इन्वेस्ट कीजिए. एजुकेट भी करते रहिए, स्किल भी करते रहिए. लेकिन हमारे यहाँ क्या हो गया है कि सभी लोग कहते हैं जी एक ग्रेजुएशन की डिग्री बहुत जरूरी है. क्यों? ग्रेजुएशन से तो शादी अच्छी हो जाती है, होती है नहीं होती, लेकिन पेरेंट्स तो कहते हैं कि भाई शादी के लिए ग्रेजुएशन कर लो. दूसरा जॉब के लिए ग्रेजुएशन की जरूरी है. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कि आपको हर चीज में ग्रेजुएशन की जरूरत हो और एजुकेशन की उस तरह से जिसमें डिग्री मिलती हो उस तरह का एजुकेशन की जरूरत नहीं भी है, क्योंकि कई स्किल्स ऐसी हैं और आज मैं उनके बारे में बात करूँ. पहली चीज मैं बताता हूँ कि भाई ये किस तरह से ये मूवमेंट क्यों शुरू हुआ. क्योंकि जो लोग एजुकेशन में पूरी तरह से नहीं भी जा पाए, और देखिए जो 100 बच्चे अगर प्राइमरी स्कूल में दाखिला लेते हैं और वो बाय क्लास 12 तक
उसमें से केवल 20 बच्चे ही रह जाते, 20 से 25 बच्चे जो कॉलेज की तरफ देखते हैं। तो कुछ 70-75 लोग तो ऐसे बीच में रास्ते में कहीं खो जाते हैं, उनको कहते हैं स्कूल ड्रॉप आउट्स। तो उनके लिए क्या रास्ता खुल सकता है? वो स्किल डेवलपमेंट से खुल सकता है। तो पहली चीज यही कि भाई जो जो कॉलेज नहीं भी पहुंच पाते हैं, और जो कॉलेज पहुंच भी जाते हैं लेकिन कॉलेजेस इतने कम हैं और अच्छे कॉलेजेस इतने कम हैं कि आपको ढूंढने में दिक्कत होती है कि भाई कहाँ आपको, कई बार होता है लोग ग्रेजुएशन डिग्री भी कर लेते हैं कोई किसी कॉलेज के हिसाब से, और वहां पे फिर भी नौकरी नहीं मिलती क्योंकि आपको उस तरह की पढ़ाई मिली नहीं। तो स्किल से कम आपका कुछ एक, मेरे प्रेजेंटेशन में आज थोड़े वीडियोस हैं, थोड़ी वेबसाइट्स की जानकारी है, और मैं उसको लाइव दिखाऊंगा। तो जो भी मैंने वेबसाइट्स के बारे में बात करूंगा उनको यहीं पे दिखाऊंगा, फिर वो वेबसाइट्स खोलेंगे। और अगेन मकसद यही है कि आपका एक सशक्तिकरण हो, जैसे एम्पावरमेंट किसको कहते हैं। तो इस सेशन के बाद मैं चाहूंगा कि आप लोग फिर उन्हीं वेबसाइट्स पे जाके अपने मन से, जो आपके मन से जो मन क्या दिल से जो आप चाहेंगे, अगर वो वाला व्यवसाय मिल जाए आपको तो आप जिंदगी भर उसके साथ चलेंगे। अगर किसी ने आपको बताया कि नहीं तुम ये करो, तुम्हारा मन कहीं और है, मतलब फादर मदर ब्रदर सिस्टर नेबर, कोई आपको पुश कर रहा है कि नहीं नहीं यार तुमको तो यही अच्छा करेंगे, इस पर्टिकुलर लाइन में चले जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, वो लोग कहते आ रहे हैं, उतने सालों से कहते आ रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मतलब सब लोग ये कह रहे थे कि अरे डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो नहीं तो जिंदगी चलेगी नहीं। ऐसे ऐसा नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, और यही स्किल डेवलपमेंट का मकसद है। तो पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब स्किल इंडिया की बात की थी, तो एक वीडियो है वो 1 मिनट का है, फिर उसके बाद एक और वीडियो दिखाऊंगा वो भी 1 मिनट का है। छोटे छोटे वीडियोस हैं। ऐ मुल्क हिंदुस्तान, कहता है खुद तिरंगा, तेरे हुनर की दास्तां। हुनर तेरा ताकत है तेरी, पत्थर को हीरा बना देना आदत है तेरी। तुझ में है जो कौशल, कदर उसकी अब तू जान। इन हाथों में औजारों के साथ अब कलम भी तू था। दिखा दे दुनिया को ये हुनर अपना, कैसे बनता है तेरे हाथ छूकर ये मिट्टी सोना। हिंदुस्तान के हर कौशल को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाना है। इस देश में है हुनर कितना, दुनिया को दिखाना है। कौशल भारत, कुशल भारत। अच्छा, अब इसके साथ मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें एक ही मिनट में आप ये देखिए कि एक लड़की का जैसे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है? और उसी के बाद में फिर बात करेंगे। तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। अपने हाथों की गर्मी से सूरज सुनहरा रोशन कर ले। मौके चल के खुद आएंगे, जाएगा तू जिधर जिधर, जाएगा तू जिधर जिधर। मौके चल के खुद आएंगे, जाएगा तू जिधर जिधर। तेरा हुनर हुनर। सैकड़ों कोर्सेज में से मैंने चुना अपना मनपसंद कोर्स। आप भी चुनिए सफलता की राह। मिस्ड कॉल दीजिए 088 000 555 55 पर। हुनर है तो कदर है। यूट्यूब में अगर आप लिखें हुनर है तो कदर है, तो उसमें 4-5 तरह की वीडियोस आपको दिख जाएंगे। और ये मैंने लेडीज का स्पेशली ऐसे देखा क्योंकि उनमें रिटेल ट्रेनिंग ना। रिटेल का क्या मतलब हुआ? रिटेल सेक्टर मतलब जैसे आप जब बिग बाजार जाती हैं तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि भाई कुछ तो सेल्समैन होते हैं और एक कुछ फ्लोर की मैनेजर होते हैं। तो उस तरह से वो लोग वो रिटेल की ट्रेनिंग उनको दिखाते हैं। और रिटेल की ट्रेनिंग का मतलब क्या है, रिटेल की स्किल क्या है? अब देखिए
चाहे कहने को तो मैंने भी पढ़ाई बहुत की है, लेकिन अगर मुझसे कहा जाए कि एक रिटेल का शेल्फ, जैसे मतलब जहाँ पे शैम्पू, कंडीशनर्स और तेल और दुनिया भर की चीजें जो डिस्प्ले होती है, उसको कैसे डिजाइन करना है, तो वो मुझे नहीं मालूम। वो एक स्किल है, और वो स्किल के लिए आपको एक कोर्स करना होता है। मतलब एक तो ये स्किल हुआ, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि केवल पढ़ाई करने से ये नहीं मालूम पड़ेगा कि भाई हम इस रिटेल शॉप को कैसे इसको रखें, ताकि आपको मालूम पड़े कि भाई साबुन की जगह नेक्स्ट में टूथपेस्ट आना चाहिए, टूथपेस्ट की नेक्स्ट जगह क्या शैम्पू आना चाहिए, कंडीशनर आना चाहिए, किस तरह से आना चाहिए। तो ये सब चीजें एक तरह का स्किल होता है। ये चीज आपको सीखने को मिलेगी अगर आप जैसे रिटेल में ट्रेनिंग करें। तो रिटेल एक सेक्टर है, ऐसे कुछ 35 सेक्टर्स के बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन आज तो एक साथ 35 सेक्टर्स के बारे में नहीं बात कर पाएंगे। जितना भी हम कर पाएंगे वो आपको एक तरह से एक तरह का ज्ञान मिल जाएगा, एक अवेयरनेस हो जाएगी, फिर उसके बाद अपने आप वो खोजबीन आप कर सकते हैं। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन लोगों ने ये बनाया था, होना है तो कदर है। जब मैं NSDC में काम कर रहा था, आजकल उसको बोलते हैं कौशल विकास निगम, और कौशल भारत, कुशल भारत, इसके बारे में यही हमारा एक मंत्र है। अब चाहे आप हुनर कहें या कौशल कहें, बात सेम है। अब आते हैं बात कि भाई नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कर क्या रहा है और उससे आप क्या सीख सकते हैं। तो दीज आर शॉर्ट टर्म कोर्सेज। शॉर्ट टर्म कोर्सेज मतलब कुछ कोर्सेज तो 3 महीने के हैं, कुछ 6 महीने के, कुछ थोड़ा ज्यादा के भी है। और उसके बाद उसका एक असेसमेंट है। असेसमेंट का क्या मतलब हुआ कि भाई कोई तो आपको पूछेगा भाई आपकी स्किल क्या है, तो हमने ऐसे सेक्टर स्किल काउंसिल्स बनाई है। SSC कहलाता है, सेक्टर स्किल काउंसिल। नाउ सेक्टर स्किल काउंसिल क्या होती है? अब जैसे मैंने कहा ना कि रिटेल है, अब रिटेल के बारे में मुझे थोड़ा मालूम है, लेकिन इतना सारा नहीं मालूम। जो मालूम होगा वो तो रिटेल वालों को मालूम होगा। रिटेल मतलब बिग बाजार वाले लोग, रिलायंस फ्रेश वाले लोग, और जितने भी अगर आप किसी मॉल में जाती हैं या किसी बड़े से शॉप में जाती हैं, तो वहाँ के जो विवेक मार्ट हुआ, तो वहाँ के जो लोग जो करते हैं, तो उनका जो CEO है उसको मालूम है कि मुझे हमारे इस स्टोर के अंदर किस तरह के लोग चाहिए, उनको किस तरह का स्किल आना चाहिए। वो ये नहीं पूछता कि भाई आप BA पास हैं या MA पास हैं या आप 12th पास हैं। आपको वो स्किल है तो आइए, स्किल नहीं है तो सीख क्या है। इसका मतलब नहीं कि आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो कैसे सीखें? रिटेल की बात हुई, टेक्सटाइल्स की बात हुई, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, IT, तो इस सब की एक एक सेक्टर स्किल काउंसिल बनी हुई है। वो काउंसिल्स ये डिसाइड करती हैं कि मेरे सेक्टर के अंदर किस तरह के लोगों की जरूरत है। मतलब वो जॉब रोल मतलब कि भाई आपको एक कहता है रिटेल असिस्टेंट, अभी हम थोड़ी देर में 2 मिनट में मैं उसके बारे में बात करूंगा। या ब्यूटी थेरेपी की बात, अब देखिए आप सब लोग ब्यूटी थेरेपी में इंटरेस्ट तो रखती होंगी, कुछ चाहती होंगी कि हम भी बने कुछ। तो अब वो काम चला गया कि जब एक जमाने में कि भाई कोई आती थी, वो मुंह पे हल्दी उत्तम लगा के और मतलब आपकी स्किन को फ्रेश करती थी या बाल काटती है। अब तो हेयर स्टाइलिस्ट की बात आ गई, ब्यूटी टेक्नीशियंस की बात आ गई, ब्यूटी थेरेपी की बात आ गई। और ये सब चीजें एक स्किल है, और उस स्किल के साथ उसका सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं सर्टिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, मतलब किस तरह से उसको प्रमाणित करना कि भाई आप कहीं जाएं तो वो आप अपना एक सर्टिफिकेट दिखा सकें कि मैंने इस तरह का स्किल सर्टिफिकेशन किया है। तो उसके जैसे एजुकेशन में देखिए, एजुकेशन में क्या है, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं पास है, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई PhD है, तो आपके दिमाग में एक लैडर बनता है कि ये 10th के बाद 12th के बाद ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, उसके बाद PhD। तो एक तरह का दिमाग में बन जाता है। स्किल के बारे में मालूम नहीं। अगर कोई आपके पास ऐसे ब्यूटी थेरेपी वाला भी आया, या आप कहीं बाल कटाने गए और वहां पे वो हेयर स्टाइलिस्ट है, आपको नहीं मालूम कि इसका स्किल कौन से लेवल का है, क्योंकि अभी बना ही नहीं था। तो पहली बार ये हिंदुस्तान में ये बना स्किल डेवलपमेंट के दौरान। तो उस स्किल डेवलपमेंट में क्या चीज हम लोगों ने डिसाइड की, एक होता है NSQF, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। नाउ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमने जैसे एजुकेशन में आपको अभी मैंने बताया कि आप 8th 10th 12th होता है, ऐसी इसमें स्किल के लेवल है।
स्किल के लेवल फ्रॉम 1 to 10। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर से बताता हूँ कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात हो रही है। आप गुड़गांव में हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डीएलएफ है, अंसल्स है, कितने सारे लोगों के कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और बिल्डिंग्स बन रही हैं। अगर आप देखिए वहां पे जहां बिल्डिंग साइट है सपोज, तो एक होता है जो वर्कर है वो सर पे तसला रख के उसमें ईंटें भर के, ट्रक आता है, ट्रक्स में से ईंटें निकाल के वो प्रोजेक्ट साइट पे ले जाते हैं और सर पे तसला लगा के, वो बहुत लोग करते हैं। तो वो L1 मतलब मिनिमली स्किल, उसमें खास स्किल की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो होना चाहिए कि सर पे तसला रखा और उसमें ईंटें रखी तो गिर पे अपने ऊपर तो न गिर जाए कम से कम। L1। नाउ L2 और L3 ऐसे होते हैं, वो देखिए आप मेसन होता है ना जो सीमेंट घोलता है और फिर वो लगाता है सीमेंट और ब्रिक्स रखता है, वो उसके साथ एक दो लड़के होते हैं या लेडीज होती हैं जो उसमें सीमेंट घोलती हैं, पानी डालती हैं, प्लम लाइन लगाती हैं, उसको हेल्प करती हैं कि भाई वो जब करता है काम तो वो ठीक हो रहा। तो L2 और L3, और वो भी ऐसे हैं कि देख देख के 2-3 साल में उसको देखते देखते खुद भी अपना काम उसी तरह से करना शुरू करती है ना। तो L1, L2, L3 तो यहाँ पर पहुंच गए, तो मिनिमली स्किल, थोड़ा सा स्किल। L4 स्किल। अब स्किल मतलब मेसन का काम। अब मेसन का काम ऐसा है कि मुझे भी नहीं आता, करेक्ट, वो स्किल आदमी है। क्यों स्किल आदमी है भाई? अगर वो दीवारें बना रहा है किसी एक कमरे की, तो चारों दीवारें एक आ रही हैं, कम से कम राइट एंगल पर मिलनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि एक दीवार उधर टेढ़ी हो गई, दूसरी कहीं और चली गई, और सीधी आनी चाहिए, वो भी एक स्किल है। जिस तरह से ब्रिक रखेंगे, जिस तरह से उस पर सीमेंट लगेगा, जिस तरह से उसकी पेंटिंग होगी, वो भी स्किल है। वो स्किल मुझे नहीं आती, वो केवल उसको आती है। वो है L4 इज द स्किल पार्ट, करेक्ट। तो मैं 10 की कहानी सुना रहा हूँ, चौथे पायदान पे पहुंचा हूँ। पांचवा पायदान L5 पे क्या है? सुपरवाइजर। वो सुपरवाइजर उस प्रोजेक्ट पे साइट पे खड़ा हुआ है, वो देखता है कि भाई लोग मतलब ठीक तरह से काम कर रहे हैं, कोई सीमेंट की शॉर्टेज तो नहीं है, कोई कहीं किसी में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है, कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो रही है, कोई एब्सेंट तो नहीं है, काम अपना सब ठीक चल रहा है। तो वो सुपरवाइजर है, वो सबको देखता है। कारपेंटर हुआ, ये मेसन हुआ, इलेक्ट्रिशियन हुआ, प्लम्बर हुआ, जितने भी है वो सब लोग। तो L5 सुपरवाइजर हुआ। L6 हुआ सुपरवाइजर का सुपरवाइजर, मतलब डीएलएफ की बात की। यहाँ पे कुछ 5 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कुछ सेक्टर 100 में चल रहा है, कोई सेक्टर 5 में चल रहा है, तो दुनिया भर में पूरे गुड़गांव में फैले हुए हैं। तो वो सुपरवाइजर सुबह सुबह अपनी मोटरसाइकिल निकाल के पहले वो एक प्रोजेक्ट साइड में जाएगा, वहां पे बात करेगा कि कुछ कमी तो नहीं है, फिर दूसरे में जाएगा, तीसरी जगह जाएगा, कहीं किसी चीज की कमी हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स की कमी हो रही है, तो वो दूसरे प्रोजेक्ट साइट से पहली साइट में भेजेगा। तो वो सुपरवाइजर का सुपरवाइजर है। वो कहते हैं साहब आज ये नहीं आया, फलाना चीज मिसिंग है। तो वो देख रहा है कि सारे प्रोजेक्ट्स ठीक ठाक चल रहे हैं। अब बात हुई L7 की। L7 हुआ मैनेजर। वो मैनेजर जो वो देखता है कि अच्छा भैया इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट प्लान बनाता है। वो देखिए माइक्रोसॉफ्ट में प्रोजेक्ट प्लान की बात होती है, उसमें कौन सा प्रोजेक्ट ढीला चल रहा है, कौन सा डेडलाइन से नहीं मिलेगा, किस तरह से उसको आगे लाया जाए, ठीक किया जाए, और वो सब उस पर देखता है कि भाई कोई चीज प्रोजेक्ट डिले नहीं होना चाहिए। और L8 जो है वो मैनेजर का भी मैनेजर, मतलब सीनियर मैनेजर। वो उसका रोल ये रहता है कि भाई कहीं पे भी अगर कोई कमी हो रही है तो उसको फौरन पूरा किया जाए। कहीं सीमेंट कमी है तो वहीं से सीमेंट खरीद कर दो, कहीं पे लेबर की कमी है तो वहीं से लेबर का इंतजाम करो। उसके पास पैसे की पावर होती है, पैसे की मतलब फौरन सैंक्शन कर सकता है, अच्छा ये चीज खरीद लो, मैं दे रहा हूँ पैसे। तो वो मैनेजमेंट का होता है। ऐसे L9 और L10 मतलब समझ लीजिए वो चेयरमैन ऑफ द कंपनी, वो तो बड़े साहब बैठे हुए होते हैं और वो पूरे कंपनी का देख रहे हैं कि स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर्स के साथ डीएलएफ का क्या रुतबा है, किस तरह से और लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, और डीएलएफ का एक अच्छा रुतबा बनना चाहिए, नहीं तो लोग कैसे खरीदेंगे लोग आपसे, तो इस तरह का। तो चेयरमैन मतलब ऑल्सो जो पीएचडी इन कंस्ट्रक्शन वाला, समझ लीजिए। व्हेन आई से पीएचडी इन कंस्ट्रक्शन मतलब कोई किसी ने अगर थीसिस लिखी है कि भाई मैं 3D प्रिंटिंग करके घर कैसे बना सकता हूँ, मुझे नहीं मालूम, बहुत लोगों को नहीं मालूम, लेकिन उसने पीएचडी कर रखी है तो वो एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट है वो L10 है। तो L1 to L10 इस तरह से स्किल्स का एक
लैडर सा बना दिया दिमाग के अंदर। नाउ अब हमको देखना है कि हम कहाँ इसमें फिट होते हैं, किस तरह से। ना कुछ स्किल्स ऐसी हैं, कुछ स्किल कोर्सेज हैं जिसमें शायद आपको जरूरत ना पड़े कि आप ग्रेजुएट हो या 10th हो। मैं आपको बताऊंगा तौर से कि एक स्किल्स का ओलंपियाड होता है, जैसा ओलंपिक गेम्स अभी खत्म हुए ना, ऐसे स्किल्स का एक ओलंपिक्स होता है, हर 2 साल होते हैं, हर 2 साल में होता है। और उसमें वेरियस देश अपने अपने लोग भेजते हैं और एनएसडीसी वो काम करता है कि उनको चुनने के लिए हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में, फिर हर एक रीजन में और फिर हर एक स्टेट में उस तरह से बना के लोगों का कंपटीशन कराते हैं। तो आज से 4 साल पहले की बात है। देखिए एक लड़का था, उसने जेम्स इन ज्वेलरी में सिल्वर मेडल लिया। कैसे लिया? वो केवल 5वीं कक्षा पास था, लेकिन उसके हाथ में इतना हुनर था कि जब वो किस तरह की ज्वेलरी बनाता था, वो डायमंड बनाता था, या गोल्ड का, जो आपने देखिए कितनी अच्छी कहते हैं ना नक्काशी, इतनी अच्छी नक्काशी करता था कि उसको वर्ल्ड लेवल पे उसको ये इनाम मिला। अब कहने को तो वो 5वीं कक्षा पास था, लेकिन हुनर उसका इतना दूर। अब वो चाहे वो ग्रेजुएशन करे या ना करे, वो उसकी बात है, लेकिन हुनर तो उसका इतना बढ़िया है कि जब वो आया तो उसको मतलब लोगों ने कहा कि हम तुझे 2 लाख की नौकरी देना चाहते हैं, 2 लाख रुपए महीने की। उसने नहीं ली, उसने अपना हुनर से अपना ही काम शुरू किया, अपना व्यवसाय शुरू किया। तो हुनर का मकसद यही है कि भाई आप जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी की बात हुई, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे तो बहुत अच्छा, क्योंकि आप अगर ग्रेजुएशन है उसमें थोड़ा सा आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो आप खुद ही अपना डिजाइन कर सकते हैं थ्रू कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और फिर आप उसको अपलोड कर सकते हैं। और इमेजिन आपके हुनर भी है, आपके आईटी स्किल्स भी हैं, आप वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं, अमेजोन पे भी डाल सकते हैं। तो वो सारी चीजें आपके हाथ में। तो वो देखिए, एजुकेशन का मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एजुकेशन नहीं करना है, आप 5वीं कक्षा होके भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरह से देखिए, अगर 5वीं कक्षा वाला भी है और उसके पास हुनर है तो उसकी भी जिंदगी बड़ी खुली हुई है, उसके पास भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। और मैं इसके बारे में यही कहना चाहूंगा, देखिए साउथ कोरिया एक कंट्री है, और साउथ कोरिया में आज की मतलब जब भी स्किल्स ओलंपियाड होता है तो साउथ कोरिया को सबसे ज्यादा मेडल मिलते हैं। मालूम है क्यों? कि वहां पे 95% लोग सर्टिफाइड स्किल्ड हैं। जब आपने कहा सर्टिफाइड स्किल्ड, और देखिए 1980 में, आप लोग तो खैर उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन 1980 में साउथ कोरिया एक भी प्रोडक्ट कोई जानता भी नहीं था। और आज देखिए 40 साल बाद एक प्रोडक्ट तो कम से कम घर में या किसी की जेब में तो होता ही है। सैमसंग का फोन हुआ या एलजी का कुछ चीज हुई, कोई ना कोई मतलब एक तो कोई नया इम्प्लीमेंट आ गया। इतना छोटी सी कंट्री है, बहुत, हमारे तो यूपी के अंदर में भी समझ जाए, लेकिन इतना ज्यादा उनकी हुनर पे, उन्होंने इतना ज्यादा उस पे जैसे एम्फेसिस दिया, उसको इतना ज्यादा उसको बढ़ोतरी दी कि वहां की पॉपुलेशन इतनी हुनरमंद हो गई। हमारे यहाँ वो प्रतिशत 5 से कम है, वहां 95, हम 5। बीच में यूएसए है अराउंड 68%, जापान में 75%, जर्मनी में अराउंड 80% पीपल आर स्किल्ड। जब स्किल की बात हो रही है तो यही नहीं पूछ रहे हैं हम लोग कि वहां पे पीएचडी कितने हैं और वहां पे ग्रेजुएट कितने हैं और वहां पे पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं और बीएससी के बीटेक के कितने, ये नहीं पूछ रहे। हुनर की बात हो रही है, और उस हुनर का एक कदर भी है और उसका एक रिजल्ट भी है कि आज साउथ कोरिया इतना लेट्स से डेवलप नेशन है। तो हमें भी वो करना है। अब उसके साथ एक और बात और जो बहुत जरूरी है, एक तो इंडिया की आप पॉपुलेशन तो जानते हैं 1.3 बिलियन पीपल। दूसरी चीज जो आपको शायद ना मालूम हो कि इंडिया एक तो पॉपुलेशन तो है ही, वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन है। मैंने ऐसे वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन मतलब हमारी औसत उम्र 29 ईयर्स है, औसत उम्र। तो समझ लीजिए कि भाई 65% ऑफ द पॉपुलेशन तो हमारे यहाँ 35 से कम की है। आप लोग तो हमारे जैसे कहते हैं, उसके साथ कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब
इतने यंग लोग हैं, आप इंक्लूडेड, जो अपने करियर जैसे शुरू कर रहे हैं, और उनके पास अगर हम इस तरह का हुनर डाल दें, इतना स्किल डाल दें, तो फिर उनके लिए तो हमारे पूरे देश के लिए कितना, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, आपको ये सोचना है। और हम, इंडिया का औसत उम्र 29 है, चाइना का 38 है, यूरोपियन यूनियन, यूरोप वाले देश जो कहने को तो बहुत बड़ा डेवलप कहलाते हैं, लेकिन उनकी उम्र 45 ईयर्स है, एवरेज एज 45। जापान की एवरेज एज 48 ईयर्स है। जापान में एडल्ट डायपर्स ज्यादा बिक रहे हैं ना कि बेबी डायपर्स। वहां के लोग ज्यादा बूढ़े हो रहे हैं। अब वो बूढ़े हो रहे हैं तो उसका मतलब कि भाई उनकी फैक्ट्रियां कौन चलाएगा, उनके यहाँ जो पूरा देश कौन चलाएगा मेरी फैक्ट्री। तो इंडिया के पास स्कोप है कि इंडिया एक स्किल नेशन बन के एक्सपोर्ट कर सकता है अपने ह्यूमन रिसोर्स, हमारे ह्यूमन रिसोर्स पर। एक जमाने में यूएसए को कहते थे कि सबसे बड़ा डेवलप्ड नेशन है, सुपर पावर थी, उनके पास वेरियस टाइप ऑफ वेपन्स हैं, और वो मिलिट्री सुपर पावर कहलाती थी। फिर चाइना की बात हुई, चाइना ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर, वो वर्कशॉप है, मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप, सारी चीज जो बनती है जैसे कहा जाए चाइना से ही आती है। ऐसा नहीं है, लेकिन मानते हैं लोग। अब भारत का नाम होना चाहिए, और वो नाम केवल आप लोग कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी से डेमोग्राफिक डिविडेंड, दैट्स व्हाई वी से स्किल डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट। तो इसलिए मैं ये स्किल डेवलपमेंट के बारे में आज मुझे तब ये मौका मिला, तो मैंने कहा हाँ, मैं इसके बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा। और इसी चक्कर में अब हमको स्किल के लिए करना क्या है कि भाई देखिए, स्किल, व्हेन आई से स्किल हैज रिस्पेक्ट, इसका मतलब नहीं कि सब के सब भाग जाएं आईटी की तरफ, क्योंकि आईटी में सब लोग कहना कि भाई आईटी 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 चाहिए। इस समय एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग की बहुत जरूरत है। एंड इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़कियां हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं। अगेन 2 साल पहले जो इंडिया में नंबर 2 आई थी इन वेल्डिंग, वो लड़की थी। वो बाई चांस उसका मिस हो गया, नहीं तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती एज अ वेल्डर। वेल्डिंग सोचिए, अब आप सोचिए वेल्डिंग में क्या कर रही है लड़की, लेकिन नहीं, उसके हाथ से जब वो वेल्डिंग करती थी, इतना सुंदर वो चीज बनती थी उसके हाथ से। तो हर प्रोफेशन में आप लोग अपना नाम कमा सकते हैं, लेकिन आप लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, आपका अपना मन जो आपका करता है वो कीजिएगा। मेरा आज, अब जो मैं नेक्स्ट अपने पड़ाव पे आता हूँ, उसमें ये कि भाई आपको ये बता सकूं कि आप एनएसडीसी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, आप अपने आप कैसे डिसीजन ले सकती हैं। तो एनएसडीसी की वेबसाइट है nsdcindia.org, और वहां पे ये देखिए ऊपर है हेल्पलाइन, फिर कोविड सपोर्ट, कैरियर्स एंड क्यूपी नॉस कोर्स सर्च है। तो यहाँ पे मैंने कोर्स सर्च किया। क्यूपी का मतलब क्या हुआ? क्यूपी का मतलब हुआ क्वालिफिकेशन पैक, और एनओएस का क्या मतलब हुआ? नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स। अभी मैं इसको समझाता हूँ। क्यूपी का मतलब हुआ कि जॉब रोल, क्या जॉब रोल होगा। अभी जॉब रोल के बारे में आप देखेंगे तो आपको फॉर्म समझ में आ जाएगा। नॉस का क्या मतलब हुआ कि भाई उस जॉब को करने के लिए क्या क्या स्किल की जरूरत है, और किस तरह से आप वो स्किल कैसे आप हासिल कर सकती है। तो ये चीज मैं भी आपको दिखाऊंगा। अब आपने कहा कि भाई अब मैंने ढूंढना है कि भाई कहाँ जाऊं मैं, तो ये एक एडवांस सर्च पे जाइएगा। अब सेक्टर्स क्या है? सेक्टर्स मैंने आपको बताया, सेक्टर स्किल काउंसिल। अब देखिए सेक्टर स्किल काउंसिल क्या है। एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, अपैरल, ऑटोमोटिव, ब्यूटी एंड वेलनेस, बीएफएसआई मतलब बैंकिंग सेक्टर, कैपिटल गुड्स काउंसिल, कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक वर्कर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड, फर्नीचर, जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, हेल्थ केयर, हाइड्रोकार्बन, आयरन एंड स्टील, इतनी सारी। आईटी सेक्टर भी है इसमें। तो इतनी सारी सेक्टर काउंसिल्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं अपना। अब देखिए आप सबका मन करता है कि ब्यूटी एंड वेलनेस में जरा मैं ऐसी एक ले लेता हूँ ऐसे उदाहरण की तरफ से। तो ब्यूटी एंड वेलनेस में क्या क्या होगा, लेट्स से अब देखिए ब्यूटी एंड वेलनेस को मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे ब्यूटी एंड वेलनेस और सब मैंने नहीं भरा अभी, केवल ब्यूटी एंड वेलनेस देख रहा हूँ। सर्च किया तो ये दिखाई दिए। अब देखिए क्यूपी नॉस, जैसे क्यूपी की बात हुई तो ये सेक्टर ब्यूटी, सब सेक्टर क्या है? ब्यूटी एंड सैलून्स, ऑक्यूपेशन, स्किन केयर सर्विसेज। यूपी नेम, जॉब रोल, क्या जॉब रोल है ये? असिस्टेंट ब्यूटी
अच्छा, अब देखिए असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट, यहाँ पे ये आप दिखाई दे रहा है NSQF लेवल, NSQF लेवल, ये देखिए ये 3 लेवल का कोर्स है। आप ब्यूटी थेरेपिस्ट 2 पे आ जाए, वर्जन 2 मतलब उससे थोड़ा बढ़ा हुआ, ये 4th लेवल कोर्स है, मतलब NSQF लेवल 4, तो उससे ज्यादा है उसको चाहिए। फिर सीनियर ब्यूटी थेरेपिस्ट, ये 5 लेवल का कोर्स है। अब सीनियर ब्यूटी करने के बाद आप स्किन केयर ट्रेनर बन सकती हैं, ये एस्थेटिशियन बन सकती हैं, मतलब जो ये ब्यूटी का ही काम होता है इसमें, तो वो 6 लेवल कोर्स। और उससे ऊपर जाएंगी तो आपको मतलब, और मतलब 6 तक तो है ही इसमें, और भी देखते हैं, और भी होगा तो देखेंगे। तो अब आप देखिए ब्यूटी की बात हो रही है, हेयर की बात हो रही है, फिर स्किन की बात हो रही है, ये सीनियर स्टाइलिस्ट, सीनियर बार्बर आ गया, कलरिस्ट की बात हो रही है, सीनियर कलरिस्ट की बात हो रही है। अब ये ब्राइडल फैशन एंड फोटोग्राफी, ये मेकअप सर्विसेज में आ रहा है, ब्राइडल फैशन एंड फोटोग्राफिक मेकअप आर्टिस्ट। देखिए शादियों में इनको आप बहुत दिखाई देते रहेंगे, आजकल तो बहुत फैशन सा हो गया है कि कहीं बाहर से किसी ब्यूटी थेरेपिस्ट को बुला लेते हैं, और ना ही वो ब्राइड का बट पूरे बारातियों का काम वो एक साथ ही करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए NSQF लेवल 5, पहले रोल डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अ प्रोफेशनली ट्रेन्ड इंडिविजुअल इन मेकअप टेक्निक्स टू डिलीवर हाई क्वालिटी प्रोफेशनल मेकअप। प्रोफेशनली ट्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनली ट्रेन मतलब वो उसको मालूम है कि कौन सी चीज को यूज करने से क्या इफेक्ट होगा, और वो उसके लिए उसके पास सर्टिफिकेट भी है। NSQF लेवल 5 ये सुपरवाइजर लेवल जैसा है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लास 10 एंड सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन स्किन केयर सर्विसेज और मेकअप सर्विसेज, और इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन स्किन, हेयर एंड मेकअप अंडर ब्यूटी थेरेपी और हेयर स्टाइलिंग। तो ये आपका क्वालिफिकेशन है इसके अंदर। मिनिमम एज ग्रुप 18 साल, एक्सपीरियंस 24 महीने, मतलब उससे पहले आपको कोई अर्लियर कोर्स करना होगा, तभी आप 24 महीने के बाद आप मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। अब इसमें देखिए जो वो नॉस कहते हैं ना, नॉस, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स, NOS, तो इस जॉब रोल को करने के लिए ये 10 नॉस है। 10 नॉस मतलब आपको आना चाहिए अपना वर्क एरिया को कैसे आप बनाते हैं, प्रिपेयर करती हैं, स्किन केयर के लिए क्या परफॉर्म करती हैं, ब्राइडल मेकअप, फैशन फोटोग्राफिक मेकअप, मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी। और एयर ब्रश कैसे करती हैं, कंसल्टेंट अपने क्लाइंट्स को क्या समझाती हैं, कैसे प्रोडक्ट्स बेच सकती हैं, एक टीम को कैसे बना सकती हैं, उसको आगे ले जा सकती हैं, मेंटेन हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्क एरिया एंड क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन। लेट्स सी, अब देखते हैं कि ब्राइडल मेकअप सर्विसेज कैसे करते हैं। जस्ट एज अ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। तो ब्राइडल मेकअप में आप देखिए, अप्लाई अ रेंज ऑफ मेकअप टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट्स टू सूट स्किन टोन्स एंड एज ग्रुप्स ऑन ब्राइड्स एंड द ब्राइडल ट्रूप। मतलब एक तो जिसकी शादी हो रही है उसको तो खैर मेकअप करना ही है, ब्राइडल ट्रूप मतलब उसकी मदर का भी, उसकी सास का, वो ननद, देवरानी, जो भी है, जितने भी पूरा जो लड़कियों की तरफ से जाएंगे वो लोग, उन सब का भी तो मेकअप करना है। और हर एक का अपना अपना एज ग्रुप है, हर एक की अपना स्किन टोन डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो अब उसको कैसे हम परफॉर्म कैसे कैसे करेंगे, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या है, मतलब ये तो ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, क्या सीखेंगे। तो अडियर टू हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, पहले तो आपको भाई देखिए हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट इस मामले में। सेलेक्ट एंड अप्लाई सूटेबल पाउडर टू सेट द फाउंडेशन, फाउंडेशन लगाना आप लोगों को मालूम होगा। फेशियल फीचर्स, अब एनहांस फेशियल फीचर्स फॉर ब्राइडल फोटोग्राफिक शूट, वो चीज अच्छी होनी चाहिए। तो वो एक प्रोफेशनल कर रहा है, अगेन सर्टिफिकेशन, क्योंकि किसी ने उनको सिखाया है तभी वो ये कर सकते हैं। ये नहीं कि बारे मुझे मालूम है कैसे करना है, लेकिन नहीं, आपने वो सीखा कैसे, आइडियली कैसे बनना चाहिए, उसी के लिए आपको भी पैसे मिलेंगे। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छा पैसे मिलेंगे। तो ये सब उसकी मतलब ये परफॉर्मेंस क्राइटेरिया कहलाता है कि भाई कैसे आपके परफॉर्मेंस को नापा जाएगा। फिर टेक्निकल नॉलेज,
टेक्निकल नॉलेज में मतलब द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्किन। अब देखिए, जब आप बायोलॉजी का कोर्स कर रही हैं या पढ़ाई कर रही हैं, अब देखिए मैं वो दिखा रहा हूँ कि पढ़ाई और स्किल में कहाँ मेलजोल है। यही नहीं इम्पोर्टेंट कि भाई स्किन इज मेड ऑफ सो मेनी पोर्स और उसमें पिगमेंट होता है और माइलिन, मतलब इतने सारे उसके बायोलॉजी टर्म्स हैं, उनका मतलब वो कहाँ काम आ रहा है। आप देखिए, द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्किन, मतलब स्किन बनी कैसे और उसमें क्या क्या उसके स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, ये सब चीज देखिए काम आ रही है। अब आप ये बायोलॉजी का वो मतलब नहीं कि बायोलॉजी आपने किया और पास कर लिया और कुछ मार्क्स मिल गए, ठीक है। जो आगे बीएससी भी, नॉट ओनली बायोलॉजी, केमिस्ट्री की बात हो रही तो केमिस्ट्री की भी बात होगी। ये मैं अभी साइंस वाला बात कर रहा हूँ, फिर मैं अभी आऊंगा और के बारे में। अब आइए रीडिंग स्किल्स या ओरल कम्युनिकेशन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, कि भाई आपको अपने टास्क लिस्ट, शेड्यूल्स, वर्कलोड, जब किसी आप सैलून में जाती हैं तो वहाँ पे एक जो जैसे और लोग तो हेयर स्टाइलिस्ट या जो हैं वहाँ तो है, उनका जो एक मैनेजर सा होता है या शॉप मैनेजर होता है, वो उसको ये सब चीजें आनी चाहिए। क्योंकि अब मैं लेवल 5 की कोर्स की बात कर रहा हूँ, मैं हेयर स्टाइलिस्ट की बात नहीं, मैं जो उसको पूरा सैलून को ऑर्गेनाइज करता है, वो सब चीजें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। लास्ट टाइम ब्यूटी एंड वेलनेस पे थे, अब हम बीएफएसआई पे आ गए। बीएफएसआई मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर एंड इंश्योरेंस। बीएफएसआई का फुल फॉर्म होता है बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर एंड इंश्योरेंस। तो ऊपर आप देखिए, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, वो लेवल 4 का जॉब है। इक्विटी डीलर लेवल 4, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर 3, लोन अप्रूवल ऑफिसर 4, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ऑफिसर 4, म्यूचुअल फंड एजेंट। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। म्यूचुअल फंड एजेंट के बारे में मैं इसलिए ये थोड़ी देर के लिए मेरी चॉइस भी स्वीकार कीजिए। तो म्यूचुअल फंड का मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि देखिए, ये एक ऐसी एक तो आपका अपनी जो आपकी अपनी सेविंग्स है ना, उसको आप बढ़ा सकती हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो आप 100 रुपए भी डालें तो काफी है, 50 रुपए भी डालें, सिर्फ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहलाता है। आप आजकल बहुत सारे एड्स भी देख रही हैं इस मामले में। तो ये चीज आप लोगों को एक तो अपने एज इंडिविजुअल आप अपनी सेविंग्स बना सकती हैं। एक बार आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में और मालूम पड़ गया तो आप औरों को भी एडवाइस कर सकती हैं, अपने घर वालों को एडवाइस कर सकती हैं, अपने दोस्तों को एडवाइस कर सकती हैं, नेबर्स को एडवाइस कर सकती हैं। तो देयर आर सो मेनी प्लेसेस आप अपने आप का अपनी नॉलेज को दूसरे के साथ शेयर करके उनका भी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं और अपना भी। तो पहली चीज इसमें क्या है, इसमें 4 कॉम्पिटेंसी की जरूरत है। इसमें ग्रेजुएट होना जरूरी है, आ गया इसमें, और मैं नहीं था लेकिन इसमें है, कोई बात नहीं। तो ये, लेकिन ये नहीं लिखा है कि ग्रेजुएट होके आपको केवल बीकॉम ही करना है। ग्रेजुएट इज गुड इनफ। अगर आप बीए हैं तो भी बढ़िया, बीबीए है तो भी बढ़िया, और बीएससी है तो भी बढ़िया, करेक्ट। अब आपको करना क्या है, कंडक्ट रिसर्च, मार्केट एंड सेल म्यूचुअल फंड, assist with purchase of mutual fund and perform after sales activities। ठीक है, ये 4 जैसे कहते हैं competencies, जो ये 4 आपको आना चाहिए। तो कंडक्ट रिसर्च क्या, कंडक्ट रिसर्च में हमको देखना है कि भाई क्या क्या चीज टाइप्स, कितनी तरह की म्यूचुअल फंड्स हैं। आपने देखा, रिसर्च द म्यूचुअल फंड मार्केट टू डिटरमिन टॉप परफॉर्मिंग फंड्स एंड ऑल दिस, यू नो। तो ये मैं सारी चीजें नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो बहुत टाइम निकल जाएगा। लेकिन ये चीज, मेरा मकसद यही है कि क्यूपी या जॉब रोल की बात हुई, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें करना क्या है मुझे, इसमें किस किस चीज में मुझे महारत हासिल करनी है। तो टेक्निकल नॉलेज क्या होनी चाहिए, मेथड्स टू इवैल्यूएट म्यूचुअल फंड स्कीम्स, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स फॉर इवैल्यूएटिंग म्यूचुअल फंड्स। तो ये सब चीजें आने से आप एक म्यूचुअल फंड एजेंट बन सकती हैं। और जैसे वो इंश्योरेंस एजेंट, तो खैर वो आके केवल इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं, बट यहाँ पे तो ना ही आप अपने पैसे की बढ़ोतरी कर सकती हैं, बट आसपास लोगों से भी आप इसके बारे में बात कर सकती हैं। ठीक है, तो ये तो वो आप म्यूचुअल फंड। मैं फिर से वापस जाता हूँ बैंकिंग में, और देखिए क्या क्या है। गुड जीएसटी अकाउंट सिस्टम लेवल 4 का जॉब आजकल बहुत इंपॉर्टेंट। सभी लोग कह रहे हैं जीएसटी क्या होता है, क्या कई लोगों को जीएसटी की प्रॉब्लम हो रही है।
तो इसमें क्या कर सकते हैं? तो देखिए, अगर हमको जीएसटी स्पेशलिस्ट बनना है तो क्या क्या उसमें आ सकता है? इसमें देखिए, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट की जरूरत है, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स और अलाइड सब्जेक्ट, इसमें जरूरत है ग्रेजुएशन की कॉमर्स के अंदर, तो ये कॉमर्स वालों के लिए है। आइडेंटिफाइंग जीएसटी टैक्सेबल इवेंट, मेंटेनिंग जीएसटी रिकॉर्ड्स एंड फाइलिंग जीएसटी रिटर्न्स, तो ये चीज उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और फिर इसके बारे में आगे की कहानी बनी हुई है। तो अब हम जाते हैं किसी और उसमें। अब कहना है आपने आप सबको अच्छा लगा कि भाई वो बात कर रहे हैं कि, तो ये बैंकिंग एंड सेक्टर की बात हो गई। अब हम आते हैं आपके आईटी सेक्टर। तो हम यहाँ फिर से जाएंगे क्यूपीनोस में। आईटी तो सबको मालूम है, आईटीईएस का मतलब हुआ आईटी इंजीनियरिंग सर्विसेज, आईटी सपोर्ट सर्विस डेस्क, हेल्प डेस्क जो आईटी का होता है, इसके बारे में बात हो रही है। इसमें एप्लीकेशन मेंटेनेंस, डेटा साइंटिस्ट 7 लेवल का है, तो उसमें इसमें जरूर क्वालिफिकेशन की जरूरत होगी। सॉफ्टवेयर डेवलपर, अब जैसे एक है डोमेस्टिक बायोमेट्रिक डेटा ऑपरेटर, अंडरटेक बायोमेट्रिक डेटा एंट्री एंड प्रोसेसिंग, मैनेजर योर वर्क रिक्वायरमेंट। अब देखिए, ये जो आधार कार्ड बना ना आपका, घर पे आते थे लोग या आपको जाना पड़ता था, तो बायोमेट्रिक के लिए अपना अंगूठा लगाइए और उस पर उसका वो बायोमेट्रिक प्रिंट लेते थे, और पूरा उसकी फोटो लेने हुई या आईज का स्कैन किया, जो भी है ये सब बायोमेट्रिक कहलाता है। कि आई स्कैन, हैंड प्रिंट, एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू द बॉडी। कई लोग तो वॉइस पैटर्न, कई बार आप लोगों के पास कहीं होगा शायद मे बी फोन हो जिसमें आप बोल सकते हैं और वो सीरी या एलेक्सा या कोर्टाना या गूगल असिस्टेंट आपको हेल्प करता है, वो बायोमेट्रिक है। इसमें देखिए, मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन इज ओनली 8th क्लास, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th with 1 or 2 experience और या 10th क्लास ITI। तो ये बायोमेट्रिक का है। ये लेवल 4 का है। कोर्सेज क्या है, किस तरह की क्वालिफिकेशन पैक है, मतलब कौन सा जॉब रोल है, लेकिन उसके बारे में कि भी वहां पे उसको सिखाएंगे क्या, मतलब मुझे वो चीज थोड़ा डर लगता है ना कि मैं इस वाले लाइन में चला गया, चली गई, तो हो सकता है कि शायद मैं सक्सीड ना कर पाऊं या बहुत मुश्किल हो जाए मेरे लिए। और ये मैं कैसे जानूं कि ये मेरे दिल को चाहता है, मतलब ये मेरे लिए अच्छी चीज होगी। तो मैं आपको एक और वेबसाइट पे ले जाता हूँ, यूथ फॉर वर्क। आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है youthforwork.com, करेक्ट। और यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट है। ऑनलाइन टेस्ट का मतलब देखिए, ये चीज बड़ी अच्छी है कि आपको ना किसी के पास जाना है, ना अपने पेरेंट्स को भी शायद नहीं बताना है, क्योंकि कोई पूछेगा कि तुम्हारे नंबर कितने हैं, चाहे आपके नंबर 10 आए 100 से, या चाहे 20 आए, या चाहे 100 में 100 आए, तो वो आपका अपना एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये आप जो टेस्ट जो कर रहे हैं किसी को नहीं मालूम पड़ेगा इसके बारे में। यहाँ पे यूथ फॉर वर्क का क्या मकसद है कि पहले तो आप आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई मतलब अपने हुनर को पहचानिए। फिर होता है इम्प्रूव, अच्छा मुझे इस चीज में रुचि है, अब उसको मैं कैसे बढ़ाऊं, तो इम्प्रूव मतलब कोर्सेज कीजिए। फिर होता है शोकेस योर टैलेंट, शोकेस मतलब फिर अब मुझे ये चीज आ गई है, अब मैं औरों के सामने इस टैलेंट को प्रदर्शित करती हूँ ताकि लोग मुझे जॉब दें या मैं अपना कुछ व्यवसाय शुरू करूं। तो यहाँ से पहले शुरू करते हैं कि भाई टेस्ट योरसेल्फ। अब ये देखिए टेस्ट योरसेल्फ, ठीक है। अब टेस्ट योरसेल्फ में इतनी सारी चीजें हैं। अब स्किल टेस्ट है, रिपोर्ट्स हैं, कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट भी है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी हैं, दुनिया भर के टेस्ट। इंग्लिश लैंग्वेज हुआ, एप्टीट्यूड हुआ, जनरल नॉलेज हुई, प्रोग्रामिंग एप्टीट्यूड, अगेन कम्युनिकेशन। अब जैसे प्रोग्रामिंग की हुई एप्टीट्यूड है, सॉरी ऑल प्रोग्रामिंग, कोर, जावा, सी प्लस, ASP, PHP, पाइथन, ये सब IT वाले बेस्ड है। एप्टीट्यूड मतलब मेरा रुझान कैसे, लेट्स से इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं सपोज, इसमें तो ये टेस्ट है जैसे करके। अब ये आपको एक टेस्ट दिया है, ऐसे ही आपको इसमें कोई स्कोर करना नहीं है, आपको पहले देखना है कि यार ये इंग्लिश लैंग्वेज में टेस्ट में क्या होता है। टू हैव अ क्लियर इमेज, स्टार्स should be observed with a telescope or could have been observed, must be observed, had to be observed, should be observed, let's say। तो ग्रीन हो गया, आपने करेक्ट आंसर किया तो करेक्ट है। मिस्टर हॉकिंस रिक्वेस्ट दैट समवन dash the data immediately, should send, sent, none of these,
सेंड, कंटिन्यू। तो इस तरह का एक टेस्ट है। तो खैर एनीवे द आइडिया इज कि भाई यहाँ पे आप अपने आप को टेस्ट कर सकती हैं, किसी को अपना, जैसे कहते हैं ना, कोई इसमें झिझक नहीं, कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आपके नंबर कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन आपके अपने आप ही टेस्ट करने से आपकी जैसे नॉलेज बढ़ेगी, और जितनी नॉलेज बढ़ेगी उतना ही आपको जिस रूप में जिस भी प्रोफेशन में जाएंगी आपको उतना अच्छा लगेगा। अब देखिए आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप टेस्ट कर सकती हैं। आईडीआई बैंक के लिए, आईडीबीआई, पुलिस, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट, ये प्लेसमेंट पेपर्स, कैपजेमिनी, टीसीएस, अमेजॉन, एक्सेंचर, ये एमकैट टेस्ट, दुनिया भर के जो टेस्ट आप सुनती आती हैं उसके बारे में। अब आ गए इसमें एनएसडीसी स्किल सर्टिफिकेशन। अब हमने थोड़ी देर पहले आईटी स्किल्स की बात की थी, यहाँ पे हम किसी में भी जा सकते हैं, लेकिन चलिए आईटी स्किल्स में जाते हैं, ठीक है। उसका एक टेस्ट देखते हैं, आईटी सेक्टर स्किल काउंसिल टेस्ट। इसकी बात हुई थी ना, डोमेस्टिक बायोमेट्रिक डेटा ऑपरेटर, इसका एक टेस्ट देखते हैं। हो सकता है मैं उसमें ना, मुझे नहीं मालूम डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर में क्या क्या चीजें दिखाई जाती हैं, और लेट्स सी। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आया, a virus that can delete antivirus software is called a what? Consortium, retrovirus, vaccine, or biometric? Let me see retrovirus. Correct. हाँ, अब ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन था। अब बिगिन द टेस्ट। मैं आपको ये सब चीजें इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये चीज आप खुद कर सकती हैं, इसमें कोई झिझकने की बात नहीं है, कोई इसमें नंबर नहीं दे रहा आपको, और आपका ही दिमाग, मतलब आपका जैसे दिमाग खुलेगा, आप अपने आप को और बेहतर बना सकेंगे, ये मेरा मकसद है आप बताने। यूथ फॉर वर्क इज अ वेबसाइट, फ्री में नहीं है, इसमें कुछ ऐसा है कि शायद 300 रुपए में आपको 6 महीने के लिए कोई सा भी टेस्ट, किसी भी स्किल का हो या एजुकेशन का हो, आप बैंकिंग एग्जाम के टेस्ट कर सकती हैं यहाँ पे, इवन आईएएस प्रिपरेशन के भी टेस्ट कर सकती हैं यहाँ पे। The purpose of showing you this Youth for Work website is कि you can assess yourself, you can test yourself, and you can improve yourself. जब आपको मालूम पड़ेगा कि अरे यार मेरे नंबर तो इसमें थोड़े कम आ रहे हैं, इसको मैंने और बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँ, उसके लिए मैं कोई कोर्स करूँगी। कोर्स के लिए यूथ फॉर वर्क पे ही वेरियस कोर्सेज हैं कि अच्छा इसके लिए ये वाला कोर्स करने से आपका शायद और बढ़ोतरी हो, नहीं ये अच्छा नहीं लगा तो दूसरे उसमें चले जाइए। अब जैसे देखिए, जब मैं अपने 10th में था, मुझे बायोलॉजी में मेरे नंबर अच्छे आते थे, ऐसा नहीं, 10th में भी बड़े अच्छे नंबर्स आए, लेकिन मेरे दिल में जरा थोड़ा बायोलॉजी के ऊपर ये था कि मुझे उसके जो लॉन्ग टर्म से समझ नहीं आते थे, तो मैं रट के जाता था और पास के अच्छे नंबर पे से पास हो जाता था, लेकिन कुछ जैसे ना दिल से उसमें मजा नहीं आ रहा था। मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में अच्छा लग रहा था, तो वो तो चल रही थी मेरी कहानी। तो फिर मैंने बायोलॉजी ड्रॉप कर दी, मैंने मैकेनिकल ड्राइंग ले ली। अब जैसे वो होता है ना, 5 सब्जेक्ट लेने होते हैं, मैं तो 1980 की बात कर रहा हूँ, अब थोड़ा सा चेंज आएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन उस समय की बात कर रहा हूँ। तो मतलब बाय एक्सक्लूजन कि भाई मैं जो चीज मुझे नहीं अच्छी लग रही थी उसको छोड़ के मैं किस तरह से अपना रास्ता निकाल सकूं, तो मैं उस तरह से मैंने डिसाइड किया कि हाँ बायोलॉजी मैंने ड्रॉप करनी है, और मैं फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आगे बढ़ा और आईआईटी गया। अब आईआईटी के बाद भी मुझे लगा कि अभी मैनेजमेंट करना है, तो फिर मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैं कॉमर्स करने बैठा, क्योंकि जब मैं आईआईएम गया था तो मुझे फर्स्ट टाइम मुझे मालूम पड़ा कि कॉमर्स में क्या क्या सिखाते हैं। और उसके बाद फिर मैं बैंकिंग में गया, तो बैंकिंग में ये नहीं था कि मैंने कॉमर्स करके आया था इसलिए, बैंकिंग में तो टोटली मार्केटिंग की बात हो रही थी। मैंने बैंक में, देखिए मैं 22 साल बैंक में रहा हूँ, वेरी फ्रैंकली मुझे बहुत कम बार या तो बैलेंस शीट देखनी पड़ी या कोई डेबिट क्रेडिट की बात करनी पड़ी। मुझे बैंकिंग में सबसे बड़ी बात थी कस्टमर, कि आप अपने कस्टमर को किस तरह से सेटिस्फाई करते हैं। हमको दिमाग में ऐसा भर भर के हमको सिखाया गया कि भाई अगर आप बैंकिंग में काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी कस्टमर के थ्रू आती है, एंड कस्टमर की जो
खैर वो पैसा रखता है या लोन लेता है या फिक्स डिपॉजिट बनाता है या कुछ एटीएम से ट्रांजैक्शन करता है, हर जगह उस कस्टमर को कैसा लगता है, उसका मतलब एक्सपीरियंस कैसा होता है, कस्टमर एक्सपीरियंस। आपने देखा होगा कई बैंक्स में बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइन लगी होती है, तो आपका मन ही नहीं करता कि यहाँ जाना है। और आजकल तो ये हाल है कि भाई बैंक को जाता ही नहीं है, ब्रांच कौन जाता है आजकल, सब लोग तो इंटरनेट बैंकिंग पे आ गए, इंटरनेट पे नहीं तो मोबाइल बैंकिंग पे आ गए। तो इतने डिफरेंट तरीके के बैंकिंग एनवायरनमेंट शुरू हो गए हैं, सब किसी में कोई कॉमर्स की जरूरत नहीं है वेरी फ्रैंकली। कई लोग आईटी वाले बैठे हुए हैं, कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस मार्केटिंग के लोग बैठे हुए हैं, सेल्स के लोग बैठे हुए हैं। तो वो अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के आप देखेंगे, उसमें बहुत कम होगा जिसमें आपको रियली कॉमर्स की जरूरत है। नहीं तो आर्ट्स वाले भी लोग जा सकते हैं, साइंस वाले लोग भी जा सकते हैं। और ये भूल जाइए कि साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, वेरी फ्रैंकली अब जो हम जिस इरा में जा रहे हैं, जिस तरह के माहौल में जा रहे हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड, उसमें तो ऐसे जॉब्स हैं जो अभी बने ही नहीं है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि आपको शायद मिनिमम 7 जॉब चेंज करने पड़ेंगे, शायद, ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको, पर काफी लोगों को। और उन 7 जॉब में आज के दिन केवल 2 जॉब्स रोल डिफाइन हुए हैं, 5 जॉब्स का तो अभी मालूम ही नहीं, क्योंकि इतना चेंज आ रहा है। तो मेरा कहना यही है कि इसके साथ कि अब एजुकेशन और स्किल, ऐसा नहीं है कि मैंने ग्रेजुएशन डिग्री कर ली अब मैं शांति से बैठ सकता हूँ, मतलब पूरी जिंदगी अपने 30, 40, 50 साल मैं नौकरी कर सकती हूँ, नहीं। अब आपका पढ़ाई और हुनर एक साथ चलता रहेगा पूरी जिंदगी भर, और कुछ ना कुछ नया नया सीखना पड़ेगा हर समय। जिस तरह से आईटी में चेंज आ रहा है, अब लोग कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कई लोग कह रहे हैं रोबोट्स आ जाएंगे तो फिर ह्यूमंस को रिप्लेस कर देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जॉब चला जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको उनसे अहेड रखना है, आपकी नॉलेज बढ़ती रहनी चाहिए। और वो नॉलेज का इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको हम हमेशा एक इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत पड़े। हाँ, अच्छी बात है इंस्टीट्यूट में जाए, लेकिन अब तो देखिए यूट्यूब में कितने वीडियोस आ गए हैं। लेकिन ऑनलाइन में केवल सर्विसेज वाले जॉब, सर्विस मतलब बैंकिंग की बात हुई, आईटी की बात हुई, लेकिन ऑनलाइन में आप मैन्युफैक्चरिंग तो सिखा नहीं सकते। अगर किसी को वेल्डर बनना है या किसी को मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिस्ट बनना है, वो तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, हाथ यूज करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि भाई ये इस तरह से हम ये एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग में इतना ज्यादा अब ध्यान दिया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू भी कि हमको चाइना से ओवरटेक करना है, ये भी नहीं कि उनके बराबर जाना है, उससे ऊपर जाना है। तो उसके लिए हमको ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो जैसे जैसे आप अपना काम सीखेंगी और जैसे जैसे आपकी स्किल्स बढ़ेगी, उस तरह से ही आपकी बढ़ोतरी होगी, पैसे के मामले में भी, डेजिग्नेशन के मामले में भी, और आगे आप क्या करना चाहेंगी वो सारी चीजें उस पर निर्भर है। हाँ, अब जैसे म्यूचुअल फंड एजेंट की बात हुई, करेक्ट, तो आप चाहे गांव में हो या शहर में हो या छोटे टाउन में हो, हर जगह म्यूचुअल फंड की तो जरूरत है ही, मतलब म्यूचुअल फंड की नॉलेज की जरूरत है। दैट्स इट। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। इवन बायोमेट्रिक डेटा एंट्री ऑपरेटर और बायोमेट्रिक ऑपरेटर इटसेल्फ, उसकी भी बड़ी जरूरत होती है। बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, हर जगह भाई पैसा तो सबके पास है, सब मतलब सबको चाहिए और कमाना चाहिए, सही सही ढंग से कमाना चाहिए। तो जो भी आपको इस मामले में सही सलाह देता है, आप उसके लिए पैसे मिलते हैं। तो म्यूचुअल फंड इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स, लोगों के अकाउंट्स खुलवाना या उनकी सर्विस करना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रूरल में हो या मेन टाउन में हो, इसकी बहुत जरूरत होती है। सर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए Yeah. As far as entrepreneur skills are concerned, there are multiple courses, and आप NSDC की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वो भी मिलेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं जब आप अपना एक स्टार्टअप शुरू करते हैं। फिर उसको स्टार्टअप के लिए मतलब अपने प्रोडक्ट जो या सर्विस जो भी बनाने हैं, तो उसको वो भी जरूरत है या नहीं जरूरत है। यही पहली चीज तो क्वेश्चन तो यही आता है कि भाई आप जो चीज बनाना चाहती हैं या आप कोई सर्विस देना चाहती हैं, उसकी डिमांड भी तो होनी चाहिए, और वो कैसे टेस्ट करते हैं, फिर फंडिंग कैसे मिलेगी,
वो प्रोडक्ट अगर सही भी है और लोगों को चाहिए भी, तो आपको एक बिजनेस प्लान बनाना होता है कि भाई कैसे कैसे आप बढ़ेंगे उसमें। तो ये सारी चीजें उसमें इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए भी कोर्सेज है। इनफैक्ट देयर इज अ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल भी एक बनी हुई है, सक्सेसफुल काउंसिल। वो भी अगर आप जब देखेंगे ना, वो जैसे बताया था एनएससी की वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको वो काउंसिल के बारे में मालूम पड़ेगा, तो वहाँ के उसमें जाके आप देखिए। Thank you. So, one is about CS, Company Secretary. हाँ, सेम चीज। देखिए, कंपनी सेक्रेटरी इज अ सेपरेट रोल। अब एक्चुअली यूथ फॉर वर्क वाले वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी के कोर्सेज भी आपको दिखाई देंगे, तो वहीं से आप उसके बारे में पता कीजिए। 3,500 जॉब रोल्स हैं। अब मुझे 3,500 लोगों के बारे में तो बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन जितने के मुझे ये मालूम है कहाँ जाना है। तो मेरा आज का जो सेशन का मकसद था कि आपको दिखाने के लिए कि जब ये सेशन खत्म हो जाए, या जब भी आपको टाइम फ्री मिले, जब भी आपके मन में जिज्ञासा हो, और कुछ नहीं तो अपने दोस्तों के साथ बैठ के कि चलो आज देखते हैं कि इसमें क्या 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 चीज की जरूरत है। और वो जो वेबसाइट्स हैं, अब यूथ वर्क की बात हुई, एनएससीसी की बात हुई, और ये सेक्टर स्किल काउंसिल की बात हुई, इनकी वेबसाइट्स पे जाके आप देखेंगे तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स के थ्रू आएगी। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उन एक्सपर्ट्स के बारे में उनसे ज्यादा मैं जानता हूँ, नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, वो लोग जानते हैं। और मेरा मकसद है कि आप वहां जाके देखिए और समझिए, और आराम से बैठ के समझिए, कोई जल्दी नहीं। So if I want to summarize it, sir, के कहने का मतलब है कि in website there is all information available by experts only. Am I right, Yes. sir? Yes. Yes. So today only sir have showed you कि आप कैसे करके आप अपने particular subject के बारे में search कर सकते हैं. If it's about IT, it's about banking. If it's about beauty and wellness, and there are so many careers available. So Correct. the best way to talk to expert and to get guidance from them is to go to the website. हाँ, देखिए, एक्सपर्ट से बाद में बात करेंगे। पहले आप अपने जो दिल में आपको जो है ना कि भाई हाँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मैं करना चाहती हूँ, पहले वो आइडेंटिफाई कर लीजिए। वो आइडेंटिफाई करने के बाद सभी रास्ते फिर खुलते जाएंगे, भाई किससे बात करनी है, कौन उसका एक्सपर्ट है, कहाँ बैठते हैं, क्या करते हैं, मतलब वो चीजें आपके। देखिए, उज्जैन शालिनी वाले लोग भी हैं, आपकी कोर कमेटी मेंबर्स भी हैं, हम भी हैं, मैं भी हूँ, और इसके बारे में और बात कर सकते हैं। बट अगर आप सेक्टर स्किल काउंसिल पे जा रहे हैं, उनकी वेबसाइट्स पे ईच काउंसिल का ना एक ऑफिस भी है। कई ऑफिस दिल्ली में भी हैं, कई बैंगलोर में भी हैं, कोई मद्रास में भी है, लेकिन मोस्टली दिल्ली में है। तो वहां पे भी जाके आप बात कर सकते हैं कि भाई इसके बारे में मुझे और बताइए, क्या कर सकते हैं इसके बारे में, कहाँ पे कोर्स चल रहा है। और एनएससीसी की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे कोर्स का भी है कि भाई कौन से कोर्स के ऊपर आप जा सकते हैं, कब ट्रेनिंग होने वाली है, उसके पैसे कितने लगते हैं, और मैं कब ज्वाइन कर सकती हूँ, वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। So the basic idea is to give you the pathway how you can find about your interest areas, right, sir? Interest areas, हाँ, और कहाँ where you can get reliable information। देखिए, दूसरी चीज है ना, इंडिया में ये भी होता है, बहुत लोग बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश करते हैं और उनके पास लेट्स से रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं होती, अप टू डेट इंफॉर्मेशन नहीं होती। अब कई इंफॉर्मेशन होगी ऐसी भी जो मुझे कल और आज में चेंज हो गई हो, तो वो कैसे मालूम पड़ेगा? वेबसाइट पे जाके आप वो देखिए। तो एनएससीसी की वेबसाइट इज अ कंफर्म्ड वेबसाइट, वहाँ पे लोग हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं, क्योंकि चेंज आता रहता है मार्केट के अंदर, तो उसके हिसाब से होगा। Yeah, so thank you sir. बैंक के बारे में I think sir have told, youth for work में काफी information है वहाँ पे, so you can go to the site. Is there, sir, one more question, is there any own business startup related skill course? हाँ, वही एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स का मतलब बिजनेस स्टार्टअप कोर्स सेम चीज है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब अपने आप को एक to start your own business। हाँ, to start your own business। और देखिए, दो चीजें हैं इसमें, एंटरप्रेन्योर क्यों कहते हैं और बिजनेसमैन क्यों कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में भाई आप एक कुछ नया ला रही हैं, जिसका शायद इजाद हुई हो, मतलब और लोग भी कर रहे हो, लेकिन आप एक नया तरीका ऑफ बिजनेस शुरू कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, उबर हुआ, ओला हुआ,
एक जमाने में टैक्सी होती थी या बस से जाते थे, जो भी है, मतलब फोन किया कोई टैक्सी या टैक्सी स्टैंड तक जाते थे लोग, इनफैक्ट ऑटो से लेके या बस स्टैंड जा रहे हैं, जो भी है। अब आपने एक फोन किया, जीपीएस कोऑर्डिनेट डाले और सीधा उबर घर पे आ गया, ठीक है। और वो उबर वाले भी, एक भी कार उनकी उबर के पास नहीं है, उबर नहीं उसको ओन करते हैं। वो तो हर एक जो भी कोई टैक्सी है जिसके पास कार है, जिसका कोई टाइम है, वो अपना उबर में अपना नाम डाल देता है, फिर वो चालू जाते हैं। अवन कंपनी की बात हुई, अवन कंपनी में तो अब घर में आके आपके बाल काट देते हैं लोग, करेक्ट। घर में आके आपका सैलून का पूरा ट्रीटमेंट हो सकता है। एक जमाने में तो अनथिंकेबल था कि कैसे घर में कैसे बाल कटेंगे, गंदी, और देखिए इतनी सफाई से काटते हैं वो लोग। तो ये सब चीज एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि ये पहले नहीं थी, अब है। इसका और भी बेहतर कुछ बन जाए मालूम नहीं, हो सकता है बनेगा। बिजनेसमैन का मतलब हुआ कि भाई मैं ट्रेडिंग वाला हिसाब कर रहा हूँ कि भाई मैंने कोयम्बटूर से साड़ियां ली, यहाँ पे बेची, और यहाँ की नॉर्थ इंडिया की साड़ी ली है, पंजाबी सूट पे वो मद्रास में बेचती है, यहाँ पे हमको मतलब 500 रुपए मिलते थे, वहां पे 1000 मिलते हैं, तो बीच में आपने अपना पैसा कमा लिया, वो बिजनेसमैन वाला। तो इंडिया में बिजनेसमैन बहुत है, एंटरप्रेन्योर्स बहुत कम। तो ये जो आपने कहा ना स्टार्टअप मतलब पहले कभी था ही नहीं वो चीज, या थी भी तो छोटे थी, मे बी साउथ में थी या कहीं और किसी पार्ट में थी, मैं उसको एक नया बना दें, तो उस तरह से creativity also involved there. क्रिएटिविटी की बात हुई, बिजनेस प्लानिंग की बात हुई, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हुई, फंड एनालिसिस की बात, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। और इससे डरना नहीं है, बिल्कुल बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। अब देखिए, मैं जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे से ऊपर ही घर में है, उन्होंने एक लेडी ने घर पे खाना बनाना शुरू करके उसको दूसरों को सर्व करने की कोशिश की ना। वो लेडी अकेली है और उनके हस्बैंड है, लेकिन मतलब कहाँ कहाँ वो सर्व करेंगी। लेकिन डंजो है, वो फोन करते हैं, वो डंजो आके खाना उठा के, वहाँ उबर ईट्स है, वो यहाँ पे खाना तैयार करते हैं, कहीं और सर्व कर देते हैं। तो वो चीजें सब सॉल्व हुई। इमेजिन उससे पहले आपको मोटरसाइकिल लगा के या उनके हस्बैंड जा रहे हैं सब जगह सर्व करते हुए, मतलब, और फिर लोग कह रहे हैं कि भाई खाना टाइम से नहीं आया और फलाना नहीं हुआ। तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप का जैसे जरिया बन गया है वो घर पे ही, और है कहने को सो कॉल्ड हाउस वाइफ है, लेकिन वो एक एंटरप्रेन्योर है। मैं उनको हाउस वाइफ नहीं बताऊंगा, मैं उनको कहूंगा कि एंटरप्रेन्योर है। उन्होंने एक तरह का ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया। बिजनेस मॉडल मतलब घर पे खाना बनाएंगी, लेकिन डंजो या किसी और कुरियर मार्केट से भेजेंगी, व्हाट्सएप पे या फेसबुक में अपने खाने का फोटो लगाएंगी, Publishing and everything. हाँ, और पैसे पेटीएम से आ जाएंगे या बैंक अकाउंट में जाएंगे। तो कोई भी कहीं से हिला नहीं घर से, ना कोई पैसे लेने जा रहा है, सब कुछ घर बैठे बैठे सब काम हो रहा है। Yeah. Have anyone seen English Sridevi ki movie thi? Have you seen the movie English? Ah, English? yes, I've seen. She was Very making nice. those laddus. That was also entrepreneurship, no? English Absolutely. तो सबने देखी होगी. बिल्कुल बिल्कुल So, बिल्कुल। she was good at that and she was doing it and she was happy despite being a housewife, having 2 kids. Correct. And I think sir, banks are providing finance also for in entrepreneurship. Banks are also helping loans and something. बिल्कुल। आप ये देखिए, स्टार्टअप्स के ऊपर भी लिखिए फंडिंग फॉर स्टार्टअप्स, गूगल में जाइए, कहिए फंडिंग फॉर स्टार्टअप्स या हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप। अब जैसे स्टार्टअप इंडिया करके प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन शुरू किया, स्टार्टअप इंडिया, ताकि आजकल बहुत स्टार्टअप्स बन रहे हैं। लेकिन स्टार्टअप्स में देखिए ये भी है कि अगर 100 स्टार्टअप्स होते हैं ना, तो कुछ 2 ही सक्सीड होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको थोड़ा मतलब इस मामले में मायूसी हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो जिस तरह का प्रोडक्ट चुनेंगी, और मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप शुरू कर दिया और चालू हो जाएगा सब कुछ, नहीं। उसको बहुत ही मतलब दिल से काम करना होता है। समटाइम्स तो मतलब बैक ब्रेकिंग हो जाता है, लेकिन अगर आपका वो पैशन है ना, तो स्टार्टअप में जाइए। ना कि स्टार्टअप आप अपने लिए पैसे कमाएंगे, आप और लोगों को भी जॉब देंगे, लेकिन उसके लिए आपकी जो प्रोडक्ट है, जो भी आप जो बेचना चाहती हैं, प्रोडक्ट मतलब कि भाई या तो आप कुछ चीज बना के बेच रही हैं जो दिखाई दे और हाथ में यूज कर सके, या सर्विस हो, जैसे खाना बनाने के बाद सर्विस होती है। दोनों में एक ऐसा मतलब उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोग खरीदने के लिए
तैयार हो जाए, और ना ही खरीदें, मतलब उसको यूज करें और बार बार रिपीट ऑर्डर आए। वहां पे कस्टमर की बात शुरू हो जाती है कि कस्टमर होना चाहिए, तभी तो स्टार्टअप शुरू हो सकता है, नहीं तो घर बैठे तो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन बेचने का मामला सबसे ज्यादा है। Yeah, and good qualities always speaks for itself. करेक्ट, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस। अब जैसे आपने कहा कि खाना बहुत बढ़िया कोई बनाता है, या कोई किस तरह के लड्डू बनाता है, मुझे लड्डू बड़े अच्छे लगते हैं तो लड्डू आए, तो अब आप वो लड्डू पहुंचाएं, लेकिन जब तक वो पहुंचे वो क्रश हो जाए, ये टूट जाए, मतलब पिघल जाए। अब उसके वो लड्डू जो आपके घर में बना और दूसरे के घर तक पहुंचना है, वो उसी तरह का लड्डू हो, उसका कोई मतलब फ्लेवर ना चेंज हो जाए या वो टूट ना जाए, उसका वही जो उसकी क्वालिटी है ना, वो खाने से ज्यादा उसकी जो देखने वाली भी खाने देखने में भी तो अच्छा होना चाहिए। एक ही तरह की क्वालिटी की होनी चाहिए, मतलब एक ही साइज की होनी चाहिए, नहीं एक बड़ा एक छोटा है, कोई टूटा हुआ है, एक में तिल लगा हुआ है दूसरे में नहीं है। तो वो जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज Presentation is most important. When we talk about food, it's presentation. वेरी गुड आइडिया। एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, अब देखिए, मैं कहने को तो मेरे पास मार्केटिंग की डिग्री है और IIM की डिग्री है, तो कहने को तो बहुत बड़ी डिग्री है, लेकिन मैंने जब मार्केटिंग की थी 1989 में, जब सीखी थी, उस समय फिजिकल मार्केटिंग थी, मतलब बिल बोर्ड एडवर्टाइजिंग, टीवी एडवर्टाइजिंग, प्रिंट एडवर्टाइजिंग, न्यूज़पेपर, फलाना फलाना। उस समय ना फेसबुक था, ना इंस्टा था, ना पिंटरेस्ट था, ना यूट्यूब था। तो ये चीज ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। तभी मैं कह रहा हूँ कि आपको कॉन्स्टेंटली अपने स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ता है। इसको कहते हैं अपस्किलिंग। अपस्किलिंग मतलब मेरी स्किल अभी यहाँ पर है, मुझे अब ये वाली मार्केटिंग आती है, मुझे उससे जाके साइबर मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, जो इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटल हो। ऐसे ही सेम विद, अब आप लोग तो मोबाइल फोन्स पे एक्सपर्ट हो गए, मोबाइल फोन को अपने यूज में कैसे ला सकते हैं। यूट्यूब देख सकती हैं आप, यूट्यूब में हमारे पास तो नहीं था यूट्यूब का, हमारे पास तो केवल ओनली वो था कि भाई किसी इंस्टीट्यूट में जाएं, वहाँ पे कोर्स अटेंड करें, तभी हमको समझ में आता था कि भाई कुछ नया कोई नई विद्या हमने उठाई। लेकिन आप तो घर बैठे कर सकते हैं। अब वो सब चीज को किस तरह से आपको मतलब कहते हैं ना, उसका जोड़ बना के किस तरह से आप यूज करना चाहेंगी, वो आपके ऊपर है। अच्छा, मैं 2 वेबसाइट और दिखाना चाहता था, ताकि आपके जो क्वेश्चंस है बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बहुत अच्छा लगा कि मुझे आप लोगों ने ये क्वेश्चंस पूछे, इसका मतलब आप लोग सुन रही हैं और आपको अच्छा भी लग रहा होगा शायद। तो मैं 2 वेबसाइट्स और दिखाना चाह रहा था, जहाँ पे आपको और कोर्सेज या अपने जो है ना करियर्स के बारे में और पता कर सके। तो एक है NAPS। NAPS इज द अप्रेंटिसशिप स्कीम। ये देखिए NAPS, ये दिखाई दे रहा है, NAPS, स्किल इंडिया, NAPS, होम, गेट स्टार्टेड, अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज, बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, ये सब है। तो ये यहाँ पे आप अप्रेंटिसशिप में क्या है, आपको पैसे भी मिलते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे FAQ में। FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जैसे आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, ऐसे तो लोगों ने ये क्वेश्चन पूछे और आंसर ऑलरेडी आए हुए, तो आप खुद ही पढ़ सकती हैं। हाँ, ये जरूरी है कि इंग्लिश में है, लेकिन आप इसको आराम से देखें और थोड़ा सा गूगल ट्रांसलेट यूज करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। वैसे तो बड़ी बेसिक इंग्लिश है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होता है, इंडस्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट होती है, बेसिक ट्रेनिंग कंपोनेंट होता है, ऑन द जॉब, OJT इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, करेक्ट। और इसमें क्या क्या आपको, मतलब जैसे आपको इसमें पैसे भी मिल सकते हैं। आपका बेसिक ट्रेनिंग कॉस्ट 7,500 तक मिल सकता है। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NAPS क्या है, टू प्रमोट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द कंट्री एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू एस्टैब्लिशमेंट। अब ये क्या मतलब है कि फाइनेंशियल सपोर्ट टू एस्टैब्लिशमेंट, मतलब देखिए हमारे यहाँ इंडिया में क्या है कि कुछ 55 लाख MSMEs हैं। ये लिखा है ना, सपोर्ट MSMEs, मीडियम, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा, 1 या 2 जने वाला एटलीस्ट, स्मॉल मे बी 2 से थोड़ा ऊपर, और मीडियम इज लाइक अप टू 30 और समथिंग। जो आप दिखाई दे रोड साइड, राइट फ्रॉम रोड साइड मैकेनिक टू किराना स्टोर्स, या ये सब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। नाउ देखिए, अगर इवन किराना स्टोर में बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं कि कस्टमर क्या चाहता है, कौन सी चीज ज्यादा बिक रही है,
क्यों बिक रही है, और उसके ऊपर अगर मैंने लेट्स से बेसन खरीदना है तो आईटीसी वाला बेसन दे या कौन सा दे, घर वाला बनाया हुआ हो, गुनकारी का हो, या मतलब हरियाणा का हो या बाहर का हो, किस तरह के वो तो वो सब चीजें तो कोई आपको सिखाएगा नहीं। वो तो आपको सीखने के लिए तभी मिलेगा जब आप काम करेंगे। और ये अप्रेंटिस का मतलब ये है कि इन अ रियल लाइफ एनवायरनमेंट में आप काम कर रही हैं और आपको सीख भी रही हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब यही हुआ कि जॉब में जाके चाहे वो सम टाइम का हो, लेकिन आप उसको देखें। अब देखिए, फॉर मोर डिटेल्स रिगार्डिंग ट्रेड्स एंड कोर्सेज गो टू apprenticeship.org। तो फ्रीक्वेंटली मैं आपको एक तरह से ये मंत्रा दे रहा हूँ कि जब भी आप जाए ना तो एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में चले जाइए। तो वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सम ऑफ द क्वेश्चन विल बी वही जो आप पूछना चाहते हैं। तो आपको कोई फ्रेश क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप ही मिल जाएगा। फिर वहां पे आपको और जगह जाने का मिल जाएगा कि भाई अब मैंने अप्रेंटिसशिप इंडिया में क्या जाके फाइंड एन अप्रेंटिसशिप, तो यहाँ पे आपको जॉब भी मिल सकता है। जॉब कौन कौन सी जॉब्स मिल रही हैं, तो अभी फाइंड एन अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी आप इसमें लिखेंगे तो अब देखिए कितने सारे 27,000 एस्टेब्लिशमेंट्स में इतने 8 लाख लोगों को ऑलरेडी जॉब मिला हुआ है अप्रेंटिसशिप का। 19-20 में मतलब एक साल में 3 लाख लोगों को यहाँ पे जॉब कर चुके हैं वो। तो अगेन इंफॉर्मेशन है ये। और क्या क्या जैसे है, रिसेंट अप्रेंटिसशिप अटेंडेंट ऑपरेटर अप्लाई नाउ, जूनियर रबर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, मैन्युफैक्चरिंग लाइन, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। अब देखिए थोड़ी देर पहले इसकी बात हो रही थी। अब ये यहाँ पे इनको चाहिए, वीजी ऑटो कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ये अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी देखते हैं कहाँ जाता है ये। उसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा, तो पहले आपको लॉगिन बनाना पड़ेगा। ये अहमदाबाद में है, गुजरात में, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर वर्जन 2। इसी के बारे में मैंने आपको यूथ फॉर वर्क में दिखाया और इसी के बारे में मैंने आपको एनएसडीसी में बताया। तो एक देखिए पूरी कहानी बन गई ना, कहाँ इस जॉब में क्या जरूरत है, मैं क्या टेस्ट कर सकती हूँ अपने आप को कि मुझे ये चीजें मतलब भा रही है नहीं, क्योंकि आपको तो आता ही नहीं है, तो ना मुझे आता है तो, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ यार ये काम अच्छा लग रहा है, मुझे मैं कर सकती हूँ, मुझे इसमें रुचि आ रही है। कर तो आप सब कुछ सकती हैं, लेकिन रुचि भी आनी चाहिए ना। अगर आपको रुचि आ रही है तो इसके बारे में मैं और क्या सीखूं, तो वो लिए फिर उसके लिए कोर्स कीजिए, और कोर्स करने के बाद अप्लाई कीजिए। तो अप्लाई कीजिए यहाँ पर आके, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। अब हुई एक ई स्किलिंग कि भाई मैंने ये फ्री कोर्सेज हैं, ये फ्री कोर्सेज हैं ई स्किलिंग india.org। बाय द वे ये सारा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसमें से इसको रिकॉर्डिंग आपके साथ फिर बाद में शेयर की जाएगी, तो आप फिर से देख सकते हैं। और आप ये वेबसाइट देख ही रहे हैं e-skilling.org। अब ये पॉपुलर कोर्सेज हैं। अब देखिए पॉपुलर कोर्सेज डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर दिखाई दे रहा है। ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। कितने घंटे का कोर्स है, ये देखिए 20 घंटे का कोर्स है, हिंदी या इंग्लिश में। आपको जो जैसा कंप्यूटर बेसिक्स, ये 6 घंटे का कोर्स है। प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र, ये 13 घंटे का कोर्स। मेरा मकसद यही है कि भाई इसमें जो भी आपको अच्छा लगे आप ये बढ़ाते जाइए। और भी जो मतलब वेरियस कोर्सेज जो यहाँ पर है, और ये सब फ्री हैं। इसमें आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस केवल अपना मन कर रहा है और आपको टाइम देना है और मेहनत करनी है। सीधी बात है, इसमें केवल एक ही चीज है, मेहनत करनी है। मेहनत कीजिए और आपको अपने आप आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो आज ही मैंने आपको ये 4 जगह के बताया, ये एनएसडीसी की वेबसाइट बताई, फिर ई स्किलिंग की बताई, नैप्स की बताई और सेक्टर स्किल काउंसिल्स की बताई। इन सब जगह में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और अब जैसे है ना फाइंड कोर्स, अब यहाँ पे आप कोर्स कर सकते हैं। कैटेगरीज क्या है, एग्रीकल्चर, अपैरल, ऑटोमोटिव, ब्यूटी। अगेन वही चीज आ गई, चलिए देखते हैं ब्यूटी का। आज हमने बहुत बात की, तो ब्यूटी में देख लें कोर्सेज ऑफ ब्यूटी कितनी है। असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट, अगेन ये देखिए वो एनएसडीसी में मैंने आज के बारे में बात किया था। ये ई स्किलिंग है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली सब फ्री है, सारे फ्री हैं। यहाँ पे ये थोड़े पैसे हैं इसमें, तो ये तो पूरा डिफरेंट हो गया। और जो फ्री है वो फ्री कोर्सेज के बारे में एटलीस्ट आपको बेसिक तो मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये ब्यूटी थेरेपिस्ट का होता क्या है, मतलब। अब देखिए ब्यूटी थेरेपी का हिंदी में लिखा हुआ है, देखिए
एक सहायक ब्यूटी थेरेपिस्ट को ब्यूटी थेरेपी, स्वास्थ्य और स्वच्छता, सुरक्षा और विभिन्न सौंदर्य उत्पादों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। शिक्षार्थी विभिन्न कॉस्मेटिक उपचार करने के वरिष्ठ पेशेवर की सहायता के लिए रोगियों की प्रक्रिया के बाद ही देखभाल में सहायता के लिए योग्यता हासिल करेंगे। कोर्स इन्फॉर्मेशन क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। प्राइस 0 है और QP alignment of the course is provided by the knowledge partner. The course may not cover QP in entirety. तो मतलब some portion of NOS, अच्छा NOS और QP के बारे में बताया था कि भाई नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स का पूरा एक पैक होता है, वो क्वालिफिकेशन पैक कहलाता है। तो उसमें some part of that will be completed but not all. अब इसमें आप एनरोल कीजिए, अपना नाम वो डालिए, एनरोल हो गए और एज ए न्यू यूजर, और उसके बाद आपकी कहानी आगे बढ़ती है। तो ये 2 चीजें मैंने आपको मतलब देखिए, इसमें सारी इंफॉर्मेशन है। अब आपके ऊपर है, अब आप बैठिए और इसके बारे में सोचिए, और फिर एक बार जब आपका थोड़ा मन लगे कि हाँ ये 3-4 जगह मेरा मन अच्छा लग रहा है कि हाँ चीज मुझे भा रही है, फिर उसमें चुनिए। और उसके लिए फिर आपको अगर बाय चांस किसी नॉलेज एक्सपर्ट से बात करनी है तो कीजिए। Understood, sir, and I hope others also understood. First of all, thank you for the wonderful session. I've also learned so many things despite being in the business for 5 years. But then again, I've learned a lot. Then again, any last words or any suggestions you want to give before the closure? Because I'm not having any further questions. देखिए, मैं एक मंत्र आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ कि भाई first is learn a skill, then learn more, earn more. ठीक है, but हर जगह learn is very important. Learning should never stop in your life, never. तो वो लर्निंग चलती रहनी चाहिए। और वो जमाने गए कि एक बार हमने डिग्री ले ली है बस बैठे हुए हैं, फिर 40 साल तक हमारा काम चल रहा है। नहीं, वो नहीं चल रहा अब, बिल्कुल नहीं। एक दूसरा जो एक नया वर्ल्ड बन रहा है उसको कहते हैं वूका वर्ल्ड, VUCA। वी मतलब वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब बहुत, जैसे चिंगारियां निकल रही हो बहुत, जैसे इस समय अफगानिस्तान में जो हो रहा है बड़ा वॉलेटाइल है, मालूम नहीं क्या होगा, कहीं बम फट गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं लोग मर रहे हैं, किसी को नहीं मालूम क्या होने वाला है, वॉलेटाइल। तो ऐसी एक्चुअली वॉलेटाइल वर्ल्ड है। यूज अनसर्टन, मालूम नहीं वहां पे किसका राज चलेगा। ये तो मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ, इंडिया में भी अनसर्टनिटी कभी कभार आ जाती है। फिर C कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब देखिए वुहान में, चाइना में एक वायरस निकला, पूरे वर्ल्ड को जैसे उसने चिंतित कर दिया, कोविड के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि एक चीज जो वुहान में इतना कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड बन गया है क्योंकि सब हम लोग इंटरलिंक्ड हो गए हम ना। अब वो तो है नहीं कि वहां निकला तो ठीक है भैया, हम वो चाइना है, हम तो इंडिया में सेफ है, नहीं, इंडिया में वही बुरा हाल हो गया, इनफैक्ट ज्यादा बुरा हाल हो गया। फिर एम्बिगुअस, ये समझ नहीं आता कि ये सब चीजें कैसे होंगी एक साथ में, है ना। तो थोड़ा एम्बिग्विटी रहती है, मतलब समझ नहीं आता कि इसका क्लियर पाथ क्या है ना। ऐसे वूका वर्ल्ड, अब आप देखिएगा अपने गूगल में यूज कीजिएगा VUCA क्या होता है, ये मैंने आपको बड़ा संक्षिप्त में बताया ना। इससे डरना नहीं, इससे चिंतित नहीं होना। हम अपने स्किल्स ऐसे बनाएंगे कि हम इस वूका वर्ल्ड के साथ भी जी सके, और जी नहीं सके बहुत अच्छी तरह से जीके। इनफैक्ट यही अपॉर्चुनिटी है, यही इंडिया को सबसे बड़ा काम हमें यही करना है अपने देश के लिए। और जब मैं नेशन बिल्डिंग की बात करता हूँ, मेरा मकसद ये है कि आप लोग इतने हुनरमंद हैं और इतनी प्रतिभा है आप में, इतने प्रतिभाशाली लोग हैं आप लोग, कि इंडियंस आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल। लेकिन हम लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ वही पढ़ाई और फिर शादी और फिर साइंस में जाना है, इंजीनियरिंग बनना है, IAS बनना है, फलाना नहीं। ये सबको छोड़िए, सबको पीछे छोड़िए, आपको अपना हुनर बनाना है। और किसी ने मुझे बड़ा अच्छा लगा, किसी ने क्वेश्चंस पूछा ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है। जितने एंटरप्रेन्योर बनेंगे
उतने ही ज्यादा जॉब्स और निकलेंगे, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर 10-10 लोगों को जॉब देगा, करेक्ट। तो इस तरह से इकोनॉमी बढ़ेगी। जॉब आजकल कम है, ये हमको मानना है, ये चेंज नहीं होने वाला। कोविड ने काफी सत्यानाश किया है पूरा जैसे इकोनॉमी का, और हमारे सब लोग लगे हुए हैं कि उसको फिर से रिवाइव करें और अच्छा करें इकोनॉमी। लेकिन जॉब्स में कमी रहेगी, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में कोई कमी नहीं है। आपका दिमाग में कोई कमी नहीं है, आप कितना उसको आप ले जा सकेंगे, आगे बढ़ाना चाहेंगे, बहुत जरूरत है। मैं तो कह रहा हूँ एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा जरूरत है। एग्रीटेक आ गया है। हाउ डू यू अप्लाई टेक्नोलॉजी टू एग्रीकल्चर? हॉर्टिकल्चर शुरू हो गया है, फ्लोरिकल्चर बन गया है, सेरिकल्चर बन गया है, हाइड्रोपोनिक बन गया है, एक्वापोनिक बन गया है। ये सब नए नए शब्द आ गए। तो एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल में जाइएगा, देखिएगा। एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं किसान, हाँ किसान तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर, अगर मेरे सबसे ज्यादा जैसे कहते हैं ना रेस्पेक्ट वाला एंटरप्रेन्योर इज अ किसान। जब वो बीज बोता है उसको तो मालूम नहीं कि बाद उसमें फल निकलेगा या पेड़ निकलेगा या प्लांट निकलेगा, और निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, किसको मालूम, क्या सर्टेनिटी है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि आप उसके हर पौधे से या हर एकड़ से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, और उत्पादन ही नहीं करके उसको फिर बेच भी सकते हैं, और उसके साथ उसका पैसा किसान को जाना चाहिए, ना कि बीच में कहीं गायब हो जाए। रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत बात होने लगी है। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर इज वन, सोलर के साथ विंड। अब किसी का गांव है या किसी का शहर जो समुद्र की तरफ पे है और हवा खूब जोर से आती है, तो उस हवा से ऊर्जा कैसे पैदा कर सकते हैं, उसको कहते हैं विंड एनर्जी। अगर किसी गांव में बहुत सारे पशु है तो उनके वो लाइव स्टॉक मतलब उनका गोबर निकलता है, तो गोबर गैस प्लांट कैसे बना सकते हैं। किसी के विलेज लेट्स से जंगलों के पास में खूब लकड़ी निकलती है या खूब सारे पत्ते होते हैं, उससे फिर हम कैसे ऊर्जा निकाल सकते हैं, उसको कहते हैं बायोमास। तो इतनी तरह की एनर्जीज हैं। और एक बार जब घर जैसे गाँव में अगर हम 24/7 कंटिन्यूस रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी दे सकें, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को इकोनॉमिक यूज मतलब किस तरह से उससे पैसे बना। ये नहीं कि आपने घर में आके बिजली आ रही है, आपने एक फ्रिज खरीद लिया और एक टीवी खरीद लिया और सो गए, उससे तो किसी का कोई उद्धार नहीं हुआ, या बत्ती जलाई और फिर सो गए, नहीं। हमको अगर बिजली का उत्पादन हो रहा है तो उसको किस तरह से उसमें बढ़ोतरी ला सकते हैं। तो एक तो पहले जो फार्मर ने जो बनाया, जैसे टमाटर ही पैदा हुए। अब आप पढ़ती होंगी शायद कि कई फार्मर्स जिन्होंने टमाटर उगाए थे, बड़ी रिसेंट आप गूगल में पढ़िएगा कि वो टमाटर जब तैयार हुए तो उस समय रेट था 60 पैसे पर किलो। अब जब फार्मर ने इतना पैसा उसमें खर्च करके बना के वो 60 पैसे में थोड़ा बेचेगा, तो वहीं रास्ते में फेंक के चले गए लोग, क्योंकि वो बेच नहीं सके उसको। बेच क्या करें उनको। और आजकल देखे तो 60 रुपए का किलो मिल रहा है, टमाटर मिल रहा है, कभी 100 रुपए भी चला जाता है। प्याज के दाम 100 तक चले गए, 100 के 200 तक चले गए थे। अगर हम वही प्याज टमाटर किसी एक कोल्ड रूम में रखते, पूरे गांव की बात कर रहा हूं मैं, ये हर घर में कोल्ड रूम तो नहीं होगा, गांव की बात कर रहा हूं। और कोल्ड रूम को क्या चाहिए, कोल्ड रूम को कोल्ड करने के लिए क्या चाहिए, बिजली चाहिए। 24/7 बिजली चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई 5 घंटे बिजली आती है, 10 घंटे नहीं आती। और बिजली का उत्पादन कैसे कर सकते हैं, सोलर से कर सकते हैं, गोबर गैस से कर सकते हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं ना, हमारे विलेजेस में इतना ज्यादा पोटेंशियल है, इतना ज्यादा मतलब वहां पे जैसे कहते हैं ना, जब गांधी जी के ग्राम स्वराज की बात होती थी या अब्दुल कलाम जी पूरा बोलते थे PURA, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज, तो ये सब चीज के लिए बहुत लोगों की जरूरत है। और अगर हमारे गांव खुशहाल रहेंगे तो ही भारत खुशहाल रहेगा। उसके लिए कभी ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ हम तो गांव से हैं या हम गांव में क्या कर सकते हैं और हमको शहर ही जाना है। नहीं, आप गांव में रहिए और गांव में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। और फिर आप तो खैर शहर में आके आपको मालूम भी है,
अगर गांव से ही आपको अगर कहीं किसी चीज अमेजोन से भेजनी है या ये फ्लिपकार्ट से या बिग बास्केट से, आजकल तो लोग शहरों में सबसे ज्यादा जो तड़प रहे हैं कि हमको ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स कैसे मिल जाए जिसमें किसी तरह का फर्टिलाइजर ना यूज हो, क्योंकि सबको अपनी हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम है, सबको पोल्यूशन की बहुत प्रॉब्लम है। पोल्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि फैक्ट्रीज यहाँ पे लगी हुई हैं और हर चीज में कुछ उत्पादन के लिए हमको फैक्ट्री की जरूरत पड़ रही है। तो सब अब देखिए यहाँ पर दिल्ली में ही कितना कॉस्ट बढ़ जाता है, गुड़गांव में कितने कॉस्ट बढ़ जाते हैं कि भाई अगर आप दूध को दूध की जैसे पे करेंगे तो शायद में भी आपको 1 रुपया पर लीटर का मुनाफा होगा, लेकिन दूध को अगर हम पनीर बना दें, दूध का हम चीज बना दें, सडनली उसकी प्राइस कितनी बढ़ जाती है उस उत्पादन का। किसका फायदा होता है? फार्मर का। फार्मर कैसे करेगा? वो इसके लिए एक छोटी सी फैक्ट्री डाल दे। फैक्ट्री कैसे चलेगी? एनर्जी से। एनर्जी कहाँ से आएगी? सोलर, विंड, बायोमास, बायोगैस। तो उस तरह से आप सोचेंगे ना तो वही चीज उसमें क्या है, ये तो गाँव में हो सकती है। इसके लिए थोड़ा आना पड़ेगा आपको गुड़गांव, और यहाँ पे आप किसी छोटे से मकान में रहेंगे, उसे घर में रहिए, नानी दादी वहां पर घर में है, वहां माता पिता भी हैं शायद, और कुछ नहीं तो पूरा कुनबा है। खुली हवा में रहिए, काम कीजिए इस तरह का। और आप तो क्योंकि अब शहर से आके अगर जाएंगे तो आप ये नॉलेज ले जाएंगे अपने साथ कि हाँ हम कर सकते हैं। और गांव में अब तो खैर मोबाइल फोन अवेलेबल है, कनेक्टिविटी अवेलेबल है, आप पता कर सकते हैं कि भाई इस चीज को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मत सोचिएगा कि गांव में ही हमको नौकरी चाहिए, एनसीआर में चाहिए, या फिर हमको बॉम्बे जाना है या मद्रास जाना है या बड़े शहर में ही नौकरियां हैं। नहीं, गांव में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। और आप लोग तो बड़ी लकी हैं कि आप यहाँ पे आके काम कर रही हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिला ये चीज एक्सपीरियंस करके। अब आपको देखना चाहिए कि हम अपने घर में जहाँ पे पूर्वज रहते थे और जहाँ से आप आए हैं वहां पे क्या परिवर्तन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और आज का मेरा मकसद ये था, ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई, इससे आप अपना रास्ते का चयन करें और ये देखिए कि भारत का कैसे इम्प्रूवमेंट हो सके। तो वो गांव का आगे बढ़ोतरी कैसे हो, वो आपके ऊपर है। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much. It's been wonderful hearing you, and I've learned. I hope we all learned so many things. I myself have learned a lot of things, especially the courses you've talked about. And when I talk about prep youth for work, that was something very new. I've learned that. I was unaware of it. And then naps के बारे में जो आपने बताया, I was unaware of it. So it was a very fruitful and a very knowledgeable session. And I myself, my heartiest gratitude towards you and from all the USF family. Thank you for the wonderful session. It's been such a delight to hear you and talk to you. And I am so thankful to God we had this interaction. It's wonderful. Thank you, sir. Thank you so much. And you're having so many thank yous on the chat box as well. Abhi sir ke liye clap kar do, virtual clap jaldi se. Let's have claps on that only. After such a nice session, let's have claps. Sabko Zoom mein clap karna aata hai na, right? Let's have claps for sir only. Yeah, so sir, you're having the virtual claps. I hope you're getting. Yeah, I can see that. I can see. Thank you so much. Thank you so much. Very nice of you. Thank you so much, sir. Thank you. It's been wonderful hearing. Thank you for the session. And thank you God bless everyone you. for joining. Thank you. God bless you all. Wish you all the best.